बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। My name is Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. I do it with interest. आज का जो वेबिनार है ये मैंने कॉल किया है खास तौर पे इस हवाले से कि मैं आपको ये बता सकूं कि आपने नस्ट के एंट्री टेस्ट में एडमिशन सिक्योर कैसे करना है। आज हम इस पे इन डेप्थ बात करेंगे। इससे पहले कि अपने डिस्कशन को मैं कन्वेंशनली स्टार्ट करूं, एक हम से आगाज करते हैं। थोड़ी ये साइंटिफिक हमद है, काफी डीप इसके मीनिंग्स हैं। उम्मीद करता हूं आप भी इसको उस तरह से ही पसंद करेंगे बहुत ज्यादा जैसे कि इसने मेरे ऊपर असर किया था। So we have got few participants here, उनको मैं एडमिट कर लूं। ऑलराइट। मेरे ख्यालों की पेचोखम से, मेरे ख्यालों की पेचोखम से खलाकी बेसिमत वुसअतों तक, जहाने अंदर जहान बेअंत, ये गर्दिशों का जो सिलसिला है ये सब उसी ज़ाते वाहिद का आईना है। वो ज़ाते वाहिद कि जिसके असबाब के जलवों में वो कहकशाएं भटक रही हैं, जो अपनी रफ्तार रोशनी से अजल से मेरी तरफ रवा है, मगर नेहा है, मगर नेहा है वो मेरी आंखों की रोशनी से कि मेरी आंखों की रोशनी तो बस एक जर्रे, एक सूरज की सल्तनत में भटक रही है। वो एक सूरज कि जिसकी मुट्ठी से मेरे दिन रात फूटते हैं। ये उसके घोड़े की गर्द पा है, ये मेरी हस्ती का हाशिया है। मैं उसे किस तरह सोच पाऊं कि मेरी आंखों की पुतलियों में सिवाय हैरत के कुछ नहीं है, कि मेरी इन बेसरफा मुट्ठियों में सिवाय हसरत के कुछ नहीं है। तो फिर कलम को अंबर में डबोकर महक में सारे हरूफ धोकर सनाए रब्बे जलील लिखूं, तवील तर से तवील लिखूं। कहाँ नहीं था, कहाँ नहीं है, मुझे बता वो जहां नहीं है। वही तो है लाशरी को यकता, सबका खालिक, सबका आका, रहीम और रहमान सिफात उसकी, बड़ी मुकर्रम है जात उसकी, बड़ी मुकर्रम है जात उसकी। So dear students, welcome to the ones especially who have joined late. अब हम अपने डिस्कशन को कन्वेंशनली स्टार्ट करते हैं। Let me share my screen with you. So this is our today's presentation. So here we have got our today's presentation. ये हमारे आज के डिस्कशन टॉपिक का टाइटल है इसी है, हाउ टू सिक्योर एडमिशन इन नस्ट। लाइक ये 2020-21 के सेशन के लिए इंशाल्लाह मैं आज आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। वंस अगेन, the ones who don't know me, I am Dr. Muazzam Manzoor, the co-founder and the mastermind of topgrade.pk. इससे पहले कि अपने डिस्कशन को मैं कन्वेंशनली स्टार्ट करूं, I want to generate a very important lesson here. और वो लेसन ये है कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मेरे आज के लेक्चर को या आज के वेबिनार को सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि आपने सुनने के साथ साथ इसको इन डेप्थ समझना है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपने उसके ऊपर अमल दरामद करना है। जो इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल लेसन्स इंशाल्लाह आज आपको मिल जाएंगे, राइट, जो कि आपको बेसिकली मैं आपको इक्विप कर दूंगा विद ऑल द टूल्स एंड टैक्टिक्स, जिनको यूज करते हुए आप लोग इंशाल्लाह इसमें नस्ट में एडमिशन लेंगे। लेकिन आपने क्या करना है, आपने सुनना है, समझना है और साथ साथ ये सोचना है कि जो भी आज आपने समझा है, सुना है और सीखा है, इसको आप अपने नस्ट के एंट्री टेस्ट की तैयारी में किस तरह से अप्लाई करेंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट लेसन हियर। सो दिस इज आवर टुडेज बिग पिक्चर। यहाँ पे हमारी आज की ये बिग पिक्चर है। तो आज हम 6 मेजर एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे एज फार एज द एडमिशन इन नस्ट इज कंसर्न। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि नस्ट में दाखिले के लिए जो कंपटीशन है वो किस हद तक है। लाइक आपको कितना कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, राइट। सो आपको एटलीस्ट अच्छा अंदाजा होना चाहिए कि अच्छा इस तरह के कंपटीशन के अंदर हमने अगर एडमिशन लेना है तो व्हाट इट विल टेक।
राइट। सो हम कंपटीशन पे थोड़ी सी बात करेंगे। सेकेंडली क्विकली मैं आपको बताऊंगा एलिजिबिलिटी एंड द सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में। और थर्डली मैं आपको थोड़ी ही देर में सम अप करूंगा आपके सामने कि किन किन मराहल से गुजर के आपका नस्ट में दाखिला होना है और आपने वहां पे रेगुलर पढ़ना स्टार्ट करना है। और उसके बाद फिर हम एक इंतहाई सेगमेंट, अहम स्क्रीन सेगमेंट को डिस्कस करेंगे, दैट इज द नस्ट एंट्रेंस टेस्ट। बेसिकली नस्ट एंट्रेंस टेस्ट को मैं इस एंगल से डिस्कस करूंगा कि आपने इसके लिए तैयारी करनी है और एग्जाम में आपने इसमें मैक्सिमम स्कोर आपने लेना है। तो नस्ट के एंट्री टेस्ट को मैं बड़ा क्रिटिकली डिस्कस करूंगा। वो सारी अहम 3 इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा जो कि इस एंट्री टेस्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कोर लेने के लिए रिक्वायर्ड होती है। और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे टिप्स फॉर हाई स्कोरिंग इन नस्ट एंट्रेंस टेस्ट। सो सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको 5 टेलर मेड नस्ट के लिए टिप्स देनी है। ये जो खास तौर पे टिप्स आज मैं दूंगा ये सिर्फ और सिर्फ नस्ट के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो 5 अहम 3 प्रिंसिपल मैं आपको बताऊंगा प्रेपरेशन के, कि अगर आप उन प्रिंसिपल्स पे पक्के रहेंगे, अगर आप उन प्रिंसिपल्स को होल्ड करेंगे, आप उनके ऊपर अमल दरामद करेंगे, तो इंशाल्लाह आप नस्ट में एडमिशन अपना सिक्योर कर लेंगे। और उसके बाद फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर डिस्कशन हम ये भी डिस्कस करेंगे कि टॉप ग्रेड ने एनईटी के लिए आपकी तैयारी किस तरीके से करवानी। सो मैं अपना हमारा जो मैकेनिज्म है प्रिपरेशन के अंदर रिमेनिंग डेज में उसको भी हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। और फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा। तो अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं तो ये बॉटम में, स्क्रीन के बॉटम में मेरा नंबर गिवन है, जहां पे इस वक्त कर्सर आप देख सकते हैं कि ये 03009456 सो ड्यूरिंग द लाइव वेबिनार अगर आप कोई फीडबैक देना चाहें या मेरे साथ इंटरेक्ट करना चाहें किसी तरह से, या फिर क्वेश्चन पूछना चाहें, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। राइट। तो मैं वक्तन फक्तन इसको चेक भी कर लूंगा मोबाइल फोन को, और अगर मैं अहम समझूंगा एट दैट पर्टिकुलर स्टेज तो मैं उन क्वेश्चंस को राइट अवे आंसर कर दूंगा। अदरवाइज टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर डिस्कशन उन सबको इंशाल्लाह मैं आंसर कर दूंगा। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ आवर डिस्कशन विद द कंपटीशन फॉर एडमिशन इन नस्ट। इसमें आप देखें कि एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक इस साल तकरीबन 70 से 80 हजार कैंडिडेट्स हैं, 70 से 80 हजार कैंडिडेट्स हैं जो कि नस्ट के एंट्री टेस्ट में अपीयर होंगे, लाइक नस्ट के एंट्री टेस्ट में अपीयर होंगे फॉर सिक्योरिंग एडमिशन इन नस्ट। तो 1500 से 2000 के करीब, 1500 से 2000 के करीब आप कह लें कि सीट्स हैं। तो यहां से आप अंदाजा लगा लें कि ये कितना ज्यादा कंपटीशन है। बेसिकली नस्ट जो है, लाइक आप ये कह सकते हैं कि ओवरऑल, तो डिफरेंट इंजीनियरिंग के लिए डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ओवरऑल नस्ट पाकिस्तान की बेहतरीन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है। तो हर प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट का और आईसीएस के स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि वो नस्ट में जाके अपनी ग्रेजुएशन, नस्ट से अपनी ग्रेजुएशन करें। राइट। तो आमतौर पे जो आप सिंपल ई कैट देते हैं वो जस्ट एक प्रोविंस की हद तक होता है। व्हेन इट कम्स टू नस्ट तो इसके अंदर हमारे सारे प्रोविंसेस आ जाते हैं, और इवन जो दूसरी स्टेट से साथ एसएससी वो भी आ जाती है इसके अंदर। तो इसलिए कॉम्पिटिशन में बहुत ही ट्रेमेंडसली हाई है। तो 70-80 हजार बच्चे में से सिर्फ 1500-2000 के करीब बच्चे हैं जिन्होंने अल्टीमेटली सिलेक्ट होना है नस्ट के लिए। राइट। सो दिस इज द लेवल ऑफ कंपटीशन है। तो आप लोग ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएं, इंशाल्लाह आपने इस कंपटीशन को बीट करके अपना एडमिशन सिक्योर करना। अब हम क्विकली बात करते हैं एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया के ऊपर। तो नस्ट के एंट्री टेस्ट में बैठने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है कि मिनिमम आपको मैट्रिक एफएससी के अंदर 60% मार्क्स चाहिए, या अगर इनके इक्विवेलेंट एग्जाम्स भी हैं से ओ लेवल, ए लेवल वगैरह, तो उनके अंदर भी आपको इक्विवेलेंट इसके 60% मार्क्स चाहिए। राइट। सो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इम्तिहान में जस्ट बैठने के लिए। तो बहुत सारे बच्चे ये समझ लेते हैं कि शायद अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 60% है तो इससे कुछ ज्यादा चाहे वो इसके कुछ ज्यादा परसेंटेज के ऊपर हमारा दाखिला हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अब ये समझने कि एलिजिबिलिटी का सिर्फ इतना मतलब है कि आप लोग एंट्री टेस्ट में बैठ सकते हैं। सो आप उन 70-80 हजार लोगों में शामिल हो सकते हैं जो कि इसके एंट्री टेस्ट में बैठ रहे हैं। राइट। सो असल कॉम्पिटिशन तो भी आगे स्टार्ट होना है, इसीलिए। अच्छा, इसके बाद फिर अब एक और अहम बात है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। तो जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है नस्ट में एडमिशन के लिए, इसमें देखें कि नस्ट का जो एंट्री टेस्ट है इसकी वेटेज है 75%। राइट। उसके बाद फिर आपकी जो एफएससी है, या जिसको हम एचएसएससी भी बोल देते हैं, या ए लेवल या इसके इक्विवेलेंट अगर कोई एग्जाम है जैसे डीएई वगैरह या एचएसएससी
पार्ट 1 अगर आप लोगों ने भी किया हुआ है, अगर आपके पास पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं भी है तो बहरहाल सिंपली अब ये कह लेंगे एफएससी या इससे इक्विवेलेंट अगर कोई भी एग्जाम है तो उसकी वेटेज जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर 15% है और जो मैट्रिक है दैट इज 10%। तो इसमें आप देखें कि ये जो 10% है मैट्रिक और ये जो 15% वेटेज है एफएससी, इसके बारे में अब तो आपको खाता खा कुछ नहीं कर सकते एक्सेप्ट दो स्टूडेंट्स जो कि अभी स्पेशल एग्जाम में अपीयर होंगे, लेकिन मे बी नस्ट जो है सिर्फ पार्ट 1 के बेस के ऊपर ही एडमिशन जो अपनी लिस्ट फाइनलाइज कर दे, वो स्पेशल एग्जाम के रिजल्ट का भी वेट ना करे, राइट। तो बहरहाल इसमें देखें कि ये 15% वेटेज है इसकी एफएससी की और 10% वेटेज है जस्ट मैट्रिक। तो गुड न्यूज ये है खास तौर पे उन बच्चों के लिए जिनका स्कोर कम है कि 75% जो वेटेज है वो नस्ट के अपने एंट्री टेस्ट की। सो ये कितनी जबरदस्त बात है कि आप देखें आप जिस भी तरह के स्टूडेंट हैं, आप एक अबव एवरेज एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं या आप एक गुड स्टूडेंट हैं या आप एक बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं इवन या समझ कि जस्ट आप एवरेज एक स्टूडेंट हैं, तो देखिए कि स्टिल आपके लिए नस्ट के अंदर अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, कि अगर आप नस्ट के एंट्री टेस्ट के अंदर यू सीन हियर एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कोर कर लेंगे तो आपका दाखिला हो जाएगा। देखिए जिनका हाई स्कोर है उनके लिए टेक्निकली तो ये अपॉर्चुनिटी की बजाय थोड़ी सी ये थ्रेट है। जिनका स्कोर हाई है बहुत ज्यादा एफएससी के अंदर, तो भाई अगर एफएससी में स्कोर जितना मर्जी है, अगर नस्ट के एंट्री टेस्ट के अंदर उनके नंबर नहीं आते उनका दाखिला नहीं होगा। हाँ, अब जिन बच्चों का स्कोर जो है वो मीडियम रेंज में है या लो रेंज के अंदर है रिलेटिवली, तो उनके लिए गुड न्यूज ये है कि अगर वो नस्ट के एंट्री टेस्ट में स्कोर कर लेंगे अच्छा, तो वो अब देखें कि वो उन बच्चों को भी बीट कर देंगे जिनके एफएससी में बहुत अच्छे मार्क्स हैं। वो पाकिस्तान की बेहतरीन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री लेंगे और वहां से आगे फिर स्काई इज द लिमिट, राइट। सो यहाँ पे ये सिलेक्शन क्राइटेरिया मैंने इसलिए डिस्कस किया है कि मैं आपको बता सकूं कि ये जो एंट्री टेस्ट है नस्ट का ये किस हद तक अहम है अबव एवरेज, एवरेज और इवन समटाइम्स बिलो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए। ऑलराइट, उसके बाद अब हम क्विकली बात करते हैं अबाउट द स्टेप्स फॉर एडमिशन इन नस्ट। इसके लिए मराहल कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, वैसे तो आपको पता है कि एनईटी 1, 2, 3 होते हैं। इस दफा कोविड-19 की वजह से जो सिचुएशन है वो चेंज हुई भी है। एनईटी 1 कंडक्ट हो गया था, उसके बाद फिर 2 जो अभी तक कंडक्ट नहीं हो पाया, 2 और 3 को भी वो आगे जाके प्लान कर रहे हैं। बहरहाल जैसा भी है, आप प्रिंसिपली हम यही बच्चों को बताते हैं कि 1, 2 और 3 तीनों में अपीयर हों और अल्टीमेटली जिसके अंदर भी आपको बेस्ट स्कोर आएगा तो उसी एग्जाम को वो कंसीडर करेंगे आपको फाइनल एडमिशन देने के लिए यूनिवर्सिटी में, राइट। तो इसके लिए अभी भी एनईटी 3 के लिए भी अभी जब उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन कर दी थी हैं, जिसकी लास्ट डेट है वो 10th of August है। बहरहाल आप ऑनलाइन अप्लाई कर दें। अगर आपने एनईटी 2 के लिए पहले अप्लाई किया हुआ वेल एंड गुड, एनईटी 2 में भी आप अपीयर हो और एनईटी 3 में भी अपीयर हो, एटलीस्ट आप एनईटी 2 से कुछ एक्सपीरियंस ले लें, राइट। जिन्होंने बल्कि एनईटी 1 दिया होगा तो उनको ये एडवांटेज भी हासिल है कि उनको उनके पास अभी एक एक्सपीरियंस है कि शायद इस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर इस तरह का एग्जाम होता है, तो वो उस एक्सपीरियंस को यूज करके उसका फायदा उठा सकते हैं। एनीवेज, तो अभी आप लोग नस्ट के लिए एनईटी 3 के लिए अप्लाई कर दें, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने 1 या 2 के लिए अप्लाई किया था या नहीं किया था, टेस्ट में अपीयर हुआ या नहीं हुआ अभी तक, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, राइट। सो आप लोग एनईटी 3 के लिए अप्लाई कर दें और उसके बाद आप अपना एडमिट कार्ड ले लें और एडमिट कार्ड के बाद फिर आप नस्ट का एंट्री टेस्ट दें। अच्छा, नस्ट के एंट्री टेस्ट की डेट के हवाले से कुछ कंट्रोवर्सीज चल रही है। अब खुद नस्ट की अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो उन्होंने 2 डिफरेंट जगहों के ऊपर डिफरेंट राज्यों में डेट्स दी, राइट। तो उन्होंने जो उसका मेन पेज है उसके ऊपर उन्होंने कुछ डेट्स डिफरेंट दी हैं, जिसमें उन्होंने ये शो किया हुआ कि जो एनईटी 3 है ये जाके होना है सितंबर के अंदर, और इसके मुकाबले में उन्होंने डेट्स टू रिमेंबर वाले सेक्शन के अंदर ये लिखा हुआ है कि जी जो एनईटी 3 है ये 22 अगस्त से ऑनवर्ड शुरू हो जाना है, राइट। तो हम ये अप्रोच अडॉप्ट करते हैं, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जी 22 अगस्त को ही एनईटी 3 जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। हम ये अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि जैसे ऑफ कोर्स यूटी जो है वो एग्जाम ले रही है, तो अभी अगस्त के फर्स्ट वीक में अगर यूटी का एग्जाम हो जाना है, उसके बाद अगर चीजें बेहतर रहती हैं तो देयर इज अ गुड लाइकलीनेस कि अब नस्ट चाहेगा तो क्विकली जो अपने एग्जाम्स कंडक्ट कर ले, राइट। और इवन दूसरी यूनिवर्सिटीज जो वो भी फौरी डेट्स अनाउंस कर देंगे, इवन थोड़े गैप के साथ, क्योंकि ऑलरेडी सारी यूनिवर्सिटीज जो बहुत ज्यादा लेट हो चुकी हुई, राइट। तो कभी भी इनके एग्जाम्स इतने लेट नहीं हुए जितने इस बार हो चुके हैं ऑलरेडी, राइट। तो इसके लिए जो है अब आप ये इस चीज को आप अंडरस्टैंड कर लें कि हम 22 अगस्त को एडमिट कर रहे हैं फिलहाल के, ये एनईटी 3 तब स्टार्ट हो जाना है। अगर उसके बाद आपको और टाइम मिलता है तो दैट वुड बी इवन बेटर कि आपको अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। अगर खुदा न खासा टाइम नहीं भी मिलता और आपको ज्यादा, स्टिल आप बहुत वेल प्रिपेयर्ड होंगे। अगर क्विकली एकदम से भी एग्जाम अनाउंस होता है, आप लोग बेहतर प्रिपेयर्ड होंगे अपने एग्जाम के लिए,
ऑलराइट, ये एक इंपॉर्टेंट लेसन है। तो बस आप यही समझें कि आपके पास अब से ऑनवर्ड जो टाइम है वो तकरीबन ये 28 दिन के करीब बनते हैं। तो यही आपके पास टाइम है, इस 28 दिन के अंदर आपने नस्ट के एंट्री टेस्ट की तैयारी मुकम्मल कर लेनी है। और अगर रिमेनिंग डेज जितने भी होंगे उन डेज के अंदर आपने अपनी तैयारी को जो है क्या करना है, फर्दर रिफाइन ट्यून करते जाना है। उसके बाद फिर जब आप टेस्ट दे देंगे, टेस्ट के बाद आपने क्या करना है, आपका रिजल्ट ऑफ कोर्स राइट अवे आ जाता है। उसके बाद फिर आप लोग फाइनल सिलेक्शन के लिए वेट करते हो। अगर आपका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ जाता है, आप फीस सबमिट करवा दोगे, तो सितंबर अक्टूबर, उन्होंने अभी तक अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि सितंबर अक्टूबर में हम जो अपनी सिलेक्शन लिस्ट है वो लगाएंगे, राइट। और उसके बाद फिर आप लोग पढ़ना स्टार्ट करोगे इन द अक्टूबर नवंबर के अंदर सारे एडमिशन प्रोसेस हो जाएंगे। और डिफरेंट डोमेन्स में डिफरेंट स्टार्टिंग डेट्स हैं क्लासेस की। और अक्टूबर नवंबर में तकरीबन सारे के सारे कोर्सेज की जो क्लासेस हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द यूजी कोर्सेज, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, उनकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। ऑलराइट, तो ये तो था कि आपने किन मराहिल से गुजर के आपने नस्ट के अंदर एडमिशन लेना है। अब यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं ऑफिशियली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ topgrade.tk को, और उसके बिहाफ पे मैं अपनी स्टेटमेंट्स दे रहा हूँ। एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्ड्स व्हिच आई एम गिविंग टू यू, क्योंकि आप मेरे वर्ड्स के ऊपर ट्रस्ट करके आप अपनी तैयारी को टेलर करने वाले हो, उसके अकॉर्डिंगली उसको आप एडजस्ट करने वाले हो, राइट। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा कि जो डेट्स हैं और जो पॉलिसीज हैं, दे आर सब्जेक्ट टू चेंज अकॉर्डिंग टू द कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन, राइट, फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब मुझे नहीं पता कि ईद के बाद खुदा ना खास्ता अगर डिजीज की सेकंड स्पाइक आती है तो क्या होगा, राइट। अगर ईद के बाद ऑफ कोर्स हालात बेहतर रहते हैं, फिर तो प्रेटी गुड चांस है कि अभी जो वो आपके ये गिवन जो डेट्स मैं आपको बता रहा हूँ इनके आसपास आपके एडमिशन, आपके एंट्री टेस्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर फर्ज करें खुदा ना खास्ता कि ईद के बाद, जैसे कि ईद उल फितर के बाद एकदम से डिजीज की पीक आई थी, अगर खुदा ना खास्ता इसके बाद ईद उल अजहा के बाद भी पीक आती है डिजीज की, तो ये फर्दर डिले हो सकता है, दिस इज द पॉसिबिलिटी, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर आप मुझसे जाती राय पूछें, ये हरगिज उनकी ऑफिशियल राय नहीं है मेरी, अगर आप जाती राय पूछें, मेरा जाती ख्याल ये है कि सेकंड पीक अगर आई भी, सेकंड स्पाइक अगर आई भी, तो उतनी इंटेंस नहीं होगी जितनी के फर्स्ट वन थी, राइट। तो मेरा जाती ख्याल ये है कि जो यूनिवर्सिटीज हैं अब ये जो टेस्ट है ये कंडक्ट करने की तरफ जाएंगे। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं द नस्ट एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। अब मैं आपको टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन बताता हूँ। एल्बर्ट आइंस्टाइन का कोड है ना कि फर्स्ट यू हैव टू नो द रूल्स ऑफ द गेम एंड देन यू हैव टू प्ले बेटर देन एनीवन एल्स, कि पहले आपको गेम के रूल पता होने चाहिए और उसके बाद आपने किसी भी दूसरे से बेहतर उसको खेलना है। दैट्स द वे टू विन द गेम। तो एंट्री टेस्ट जो है नस्ट का, दिस इज नॉट एन एक्सेप्शन हियर, राइट। तो आपको सबसे पहले इस एंट्री टेस्ट के रूल्स पता होने चाहिए। चार, ये इस तरह का एग्जाम है, राइट, और इस एग्जाम को आपने एग्जैक्टली अंडरस्टैंड करना है, इसको अपने दिमाग के अंदर आपने बैठाना है कि दिस काइंड ऑफ एग्जाम दिस वन इज, राइट। और फिर आपने उसके मुताबिक इस एंट्री टेस्ट की तैयारी करनी है, राइट। तो इसलिए मैं इसको डिटेल से यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा नस्ट के एंट्रेंस टेस्ट को। तो यहाँ पे आप ये देखें कि नस्ट के एंट्रेंस टेस्ट के अंदर जो नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं यू सीन हियर, इसमें मैथमेटिक्स या अगर बायोलॉजी का सेक्शन है प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि कुछ कोर्सेज प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए भी हैं, एनीवेज उनके वो भी एनईटी के थ्रू भी कुछ कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं इन नस्ट। तो चूंकि यहाँ पे मैं मेनली जो हमारी ऑडियंस है आज की वो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, मैं उसी के ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा। तो मैथमेटिक्स के का जो कह लें कि मैथमेटिक्स के अंदर से जो एमसीक्यूज आपको पूछे जाएंगे दे वुड बी 80 एमसीक्यू, राइट, कि 40% है ऑफ द टोटल एग्जाम। और उसके बाद में देखें कि फिजिक्स, तो इसमें देखें मैथमेटिक्स में से कितने और फिजिक्स में से कितने, यू सीन हियर 60 एमसीक्यू व्हिच आर कॉन्स्टिट्यूटिंग 30% ऑफ द होल एग्जाम। तो उसके बाद फिर आप ये भी देखें कि केमिस्ट्री या कंप्यूटर में से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे दे वुड बी जस्ट 30 एमसीक्यूज व्हिच वुड बी कॉन्स्टिट्यूटिंग 15% ऑफ द होल एग्जाम। और इंग्लिश में से 20 एमसीक्यूज जो कि 10% है होल एग्जाम के, और इंटेलिजेंस में से 10 एमसीक्यूज जो कि ऑफ कोर्स पूरे एग्जाम का 5% है। अब यहाँ पे एक बहुत ही अहम बात है जिसको आपने रियलाइज करना है और उसके मुताबिक आपने अपनी प्रेपरेटरी स्ट्रेटजी को एडजस्ट करना है। सो लेट मी क्लियर द इंक, ताकि मैं उस बात को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से रीइंफोर्स यहाँ पे कर सकूं। आप जरा गौर करें कि ये हमारे पास इस वक्त 5 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं मेन, कि आपका 5 सब्जेक्ट्स का एग्जाम है, मैथ और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर, इंग्लिश एंड इंटेलिजेंस, 5 सब्जेक्ट्स है।
तो अगर आप कन्वेंशनल माइंडसेट के साथ तैयारी करोगे, आपको हाँ मेरे पांचों सब्जेक्ट हैं, पांचों को मैंने इक्वल तैयार करना, तो अगर आप पांचों सब्जेक्ट्स को इक्वल वे में तैयार करना शुरू कर दोगे, यकीन मानो ये नस्ट के एंट्री टेस्ट में फेल होने के लिए यही आपकी अप्रोच काफी है कि आप पक्का आप फेल होने की तैयारी करो, ठीक है। सो इफ यू आर फेलिंग टू प्लान हेयर, एक्चुअली यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर आप यहाँ पे सही प्लानिंग नहीं करेंगे, अपने टाइम को बेहतरीन मसरफ के अंदर नहीं लेके आएंगे, बेहतरीन उसको यूज नहीं करेंगे, तो गॉड फॉरबिड आगे आपका फेलियर जब आपका इंतजार कर रहा है। तो इसमें जरा गौर करें इस चीज के अंदर कि अगर मैथमेटिक्स में से 80 एमसीक्यूज हैं और फिजिक्स में से 60 एमसीक्यूज हैं, विच आर रिस्पेक्टिवली 40 and 30% ऑफ द एग्जाम्स, यानी कि आप ये कह लें कि जो दो आपके सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, इनमें से आपको 70% एग्जाम पूछे जाने, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर एग्जाम के 4 हिस्से हैं तो 3 हिस्से तकरीबन सिर्फ इन दो सब्जेक्ट्स के, ठीक है। 70% ऑफ द एग्जाम ये जस्ट इन दो सब्जेक्ट्स में से है, राइट। सो दिस इज द की हियर कि इसका मतलब ये हुआ कि कम अज कम 70% टाइम आपने जो अपना इन्वेस्ट करना है वो आपने इन दो सब्जेक्ट्स के ऊपर करना। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फैक्ट, अगर आप इसको ग्रैब कर सके, राइट। इसके लिए टेक्निकली इसको कैसे करेंगे आप लोग, इंशाल्लाह आगे बढ़ते हुए मैं उसके ऊपर भी आपको गाइड करूंगा जरूर, लेकिन फिलहाल आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर लें कि 70% आपने अपना जो टाइम इन्वेस्ट करना है वो आपने मैथमेटिक्स और फिजिक्स के ऊपर करना। उसके बाद फिर केमिस्ट्री या कंप्यूटर अगर आपका सब्जेक्ट है तो इस पे आपने बहुत कम टाइम इन्वेस्ट करना है, क्योंकि इसमें से जस्ट है वो 30 एमसीक्यूज है, जस्ट 15% ऑफ द पेपर है। अब आपने इन सब्जेक्ट की अलग अलग अप्रोचेस कैसे रखनी है ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि फिजिक्स को आपने कैसे तैयार करना है, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री को कैसे तैयार करना है। इसी तरह से इंग्लिश और इंटेलिजेंस, इनकी अप्रोचेस जो है वो आपको मैं आगे चल के बताऊंगा। और यहाँ पे देखिए कि बाकी ये तो आपके 3 सब्जेक्ट हैं, तीनों को मिला के कितना एग्जाम दिया जा रहा है आपसे, इन तीनों को मिला के 30%, ठीक है। तो ग्रॉसली स्पीकिंग आपने अपना मिनिमम 70% टाइम जो है ये आपने मैथ्स और फिजिक्स पे लगाना है। 70 से आप भले इसको 80% कर दें तो मुझे इतराज नहीं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ये जो इंग्लिश और इंटेलिजेंस वगैरह के जो सब्जेक्ट्स हैं ये खातर खा इनके ऊपर हमने टाइम इन्वेस्ट करना ही नहीं, तो इनका भी जो टाइम है हमने फिजिक्स और मैथ पे लगाना है। क्यों नहीं करना ये भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इंग्लिश और इंटेलिजेंस के ऊपर अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे हद से ज्यादा तो उसका आपको उल्टा नुकसान है। तो ये एक बड़ी पैराडॉक्सिकल सी बात है, मैं ये कह रहा हूं कि आप सब्जेक्ट्स के ऊपर टाइम लगाएंगे तो आपका नुकसान है, क्योंकि मुझे पता है कि आप जो टाइम इन सब्जेक्ट्स के ऊपर लगाएंगे इंग्लिश और इंटेलिजेंस के ऊपर, तो आपने आपने उस तैयारी का आपको उतना फायदा नहीं होना एग्जाम में जितना कि आपने अपनी फिजिक्स और मैथ की प्रिपरेशन को कॉम्प्रोमाइज कर लेना, राइट। सो अभी मैं इसके लिए आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि बस सिर्फ और सिर्फ मतलब आपने, मैं आपको अभी आगे चल के एक चीज बताऊंगा कि मैथ्स और फिजिक्स की आपने बेहतरीन तैयारी कैसे करनी और केमिस्ट्री की आपने दरमियानी सी तैयारी कैसे करनी है और इंग्लिश और इंटेलिजेंस की आपने कम से कम तैयारी क्या करनी। सो मैं आपको तीनों चीजों की अलग अलग अप्रोच दूंगा, तीनों कैटेगरीज की, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट्स के 3 ग्रुप बन गए हैं, ठीक है। एक इंतहाई अहम सब्जेक्ट है, एक अहम सब्जेक्ट है केमिस्ट्री वाला, और 2 सब्जेक्ट जो कम अहम है जो कि इंग्लिश और इंटेलिजेंस वाले, ठीक है। स्कोर हमने सबके अंदर करना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंग्लिश और इंटेलिजेंस में आपका स्कोर ना भी आए तो आपका नस में दाखिला हो जाएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपका इंग्लिश और इंटेलिजेंस के पोर्शंस के अंदर अगर आप तैयारी कम भी करोगे तो भी आप नंबर ले लो, मैं ये कह रहा हूं। तो वो कम तैयारी क्या करनी है, कैसे करनी है, आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे एक अहम तरीन बात वो ये है कि नस्ट जो है इसके जो क्वेश्चंस हैं दे आर हाईली कॉन्सेप्चुअल। मैंने खुद बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर मैंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कोर किया हुआ है एंड नस्ट एंट्रेंस टेस्ट इज वन ऑफ देम। आप सोच रहे होंगे कि सब प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं, इन्होंने नस्ट एंट्रेंस टेस्ट लाइक किस डोमेन में दिया होगा। तो बेसिकली जिस साल मैंने नस्ट के एंट्री टेस्ट में मैं अपीयर हुआ था उस वक्त मेडिकल में दाखिले के लिए भी आर्मी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन के लिए भी नस्ट ही टेस्ट लेता था। तो नस्ट का क्लासिक एंट्री टेस्ट होता था, तो उसके अंदर पूरे पाकिस्तान में मेरा जो मेरिट ऑर्डर था आउट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 45,000 स्टूडेंट्स जो उस वक्त अपीयर हुए थे, मेरा जो मेरिट ऑर्डर था प्री मेडिकल की बात मैं कर रहा हूँ, दैट वाज 69, ओनली 69, राइट। 69 मेरिट ऑर्डर था। तो आई हैव गॉन थ्रू दिस, और मैंने जितने भी मैंने तकरीबन 8-10 डिफरेंट एंट्री टेस्ट दिए होंगे, लेकिन उनमें से जो मोस्ट कॉन्सेप्चुअल एंट्री टेस्ट था बिलीव मी वो नस्ट का था, राइट। सो हाईली कॉन्सेप्चुअल ये नस्ट का पेपर होता है। कॉन्सेप्चुअल से मुराद ये है कि इसके अंदर बुक की जो सीधे फैक्ट्स हैं, सीधी बातें वो कम पूछी जाती हैं,
इंफॉर्मेशन को घुमा फिरा के नई नई सिचुएशंस के ऊपर अप्लाई करा के ज्यादा पूछा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। तो वो ट्रेनिंग भी इंशाल्लाह मैं आज आपको दूंगा कि किस तरह से आपने कॉन्सेप्चुअल वे में अपने सब्जेक्ट्स को अप्रोच करना। ओके, तो अभी तक हमने ये डिस्कस कर लिया कि जो नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं नस्ट के एंट्रेंस एग्जाम में वो कितने होने, और हमने सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज भी कर लिया। अब इसके टोटल मार्क्स कितने हैं? टोटल मार्क्स 200 है, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है इसके अंदर। और उसके बाद अगर आप देखें टाइम अलाउड जो है वो 3 आवर्स है, और ये कंप्यूटर बेस्ड होता है, पेपर बेस्ड होता है। तो आंसर इज ये आपके लिए कंप्यूटर बेस्ड ही है। प्रीवियस ईयर्स में जो इस्लामाबाद में जो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, इस्लामाबाद में टेस्ट जो कंडक्ट किया जाता है दैट इज ओनली कंप्यूटर बेस्ड, राइट। जबकि क्वेटा और कराची के अंदर इवन पेपर बेस्ड एग्जाम जो वो भी लिए जाते थे, राइट। तो इस साल जो कोविड-19 की सिचुएशन है तो हो सकता है कि वो इनको भी कंप्यूटर बेस्ड की तरफ शिफ्ट करें किसी ना किसी तरीके से, राइट। क्योंकि अभी तो इवन यूनिटी वगैरह भी जो कि पहले पेपर बेस्ड लेते थे वो भी कंप्यूटर पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो अब नस्ट की भी लाइकलीनेस है कि ये भी बजाय के बड़े बड़े हॉल में बहुत सारे बच्चों को इकट्ठा करके एक ही पेपर बेस्ड एग्जाम लें, मे बी कि ये टोटली कंप्यूटर की तरफ जाए। तो अभी तक उन्होंने अपनी किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर उन्होंने किसी भी पेज पे ये मेंशन नहीं किया कि उन्होंने पेपर बेस्ड टेस्ट लेना है या नहीं लेना है, खत्म कर दिया ऑफिशियली कोई ऐसा अनाउंसमेंट वो मेरी नजर से नहीं गुजरी, राइट। बहरहाल फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस आप ये समझेंगे कि आपका जो पेपर है ये है कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है। और अगर आप जिस भी प्रोविंस से हैं आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम तो दे ही सकते हैं, ठीक है। ओके अब इसका बहुत बच्चे ये पूछते हैं कि सर इस टेस्ट का सिलेबस क्या होता है। तो वो बहुत बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर हम सेट की बुक्स लें या हम जो है वो ए लेवल की बुक्स भी साथ पढ़ें या एमसीक्यूज की कौन सी बुक्स पढ़ें, या लाइक एफएससी की बुक्स क्या काफी हैं नस्ट के एंट्री टेस्ट के लिए, क्योंकि नस्ट का एंट्री टेस्ट तो बहुत कंसेप्चुअल होता है। तो शायद इससे एफएससी की बुक्स इतनी कंसेप्चुअल नहीं होती तो शायद इससे तैयारी ना हो सके एंड सो ऑन। तो बहुत सारे क्वेश्चन है वो बच्चे पूछते रहते हैं। तो इसमें मैं आपको बताता चलूं कि आपके लिए अगर कोई बेहतरीन रिसोर्स है नस्ट के एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए वो आपकी अपनी टेक्स्ट बुक्स है। अगर आपने एफएससी की है किसी भी बोर्ड से, किसी भी प्रोविंस के किसी भी बोर्ड से, तो आपने अपनी टेक्स्ट बुक्स जिनको आपने पहले पढ़ा हुआ है आपने उन्हीं को दोबारा पढ़ना, क्योंकि इतना हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम कोई नया कंटेंट पकड़े, कोई नई चीजों को पकड़े और उनसे दोबारा चीजों को सीखना शुरू कर दें, नई बुक्स को पकड़े। फॉर एग्जांपल अगर आप पंजाब के स्टूडेंट हैं और आप फेडरल बोर्ड की बुक्स को पकड़े, ऑफ कोर्स वो आपके लिए टोटली न्यू बुक्स हैं, तो उनको इवन फर्स्ट रीड देने में आपको बड़ा टाइम लग जाना, फिर उनको उनके अंदर से बारीक बारीक पॉइंट्स को निकालना, समझना, कंप्रीहेंड करना, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ये बहुत ही सिली मिस्टेक होगी अगर आप अपनी एफएससी या ए लेवल की बुक्स को छोड़ के किसी और बुक्स के ऊपर शिफ्ट हो रहे। बिल्कुल भी आप लोगों ने ये हरकत नहीं करनी, क्योंकि नस्ट का जो नस्ट वाले बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हैं, मुख्तलिफ प्रोविंसेस से, मुख्तलिफ बोर्ड से, उनके बुक्स में थोड़ी थोड़ी वेरिएशन भी हैं, तो वो बड़ा सोच समझ के एग्जाम बनाते हैं और सारे स्टूडेंट्स को वो कॉमनली टेस्ट करते हैं। और वो टेस्ट जो है जितने भी बच्चों मैंने जितने भी बच्चों के इंटरव्यूज किए हैं जो कि डिफरेंट बोर्ड से थे, डिफरेंट प्रोविंसेस से थे, तो सभी का यही कहना है कि हमारी एफएससी की बुक्स में से ही पेपर आया। खास तौर पे जो साइंसेस का पेपर है लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के, ये तो हमारे बुक में से ही आए, राइट। सभी बच्चों का यूनानिमसली यही कहना है। इसलिए आपके लिए जो स्टडी रिसोर्सेज रिकमेंडेड हैं और जो सजेस्टेड हैं वो क्या है, वो आपके अपनी एफएससी की या ए लेवल की ही टेक्स्ट बुक्स है। अगर आपने ए लेवल किया है तो आई वुड सजेस्ट यू कि ए लेवल ही की बुक्स को दोबारा पढ़ें, राइट, क्योंकि आपके जो ऑलरेडी रिफ्लेक्सेस हैं वो उन्हीं के साथ हैं। ऑलराइट, तो अब हम चलते हैं कि इसके अलावा और रिसोर्स क्या हो सकता है। इसके अलावा जो topnet.pk का NET का 2020 का कोर्स है, ये भी एक मोर देन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिसोर्स है फॉर द नस्ट एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। ये मैं क्यों इस बात को इतनी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि आई नो कि किस तरीके से हमने इस पूरे कोर्स को स्ट्रक्चर किया है। अभी आपको भी थोड़ी देर में बहुत अच्छा अंदाजा हो जाएगा कि कितना पावरफुल कोर्स है और ये किस तरह से आपको बिल्कुल ऐसे एग्जाम के लिए एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करवाएगा। इसको मैं थोड़ी देर में डिस्कस भी करूंगा। ऑलराइट, उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं। इंपॉर्टेंट पॉलिसीज के अंदर एक तो आप लोगों ने सारे एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, इट वुड बी सिली टू लीव द क्वेश्चंस अनआंसर्ड देयर। सेकेंडली, चेंज ऑफ आंसर्स जो है ये अलाउड है। चेंज ऑफ आंसर्स जो है ये अलाउड है, तो इसके अंदर आप क्वेश्चंस को मार्क कर सकते हो, राइट, मार्क कर सकते हो, और उसके बाद फिर जो मार्क्ड एमसीक्यूज हैं आप उनको बाद में दोबारा रिव्यू करके उनके आंसर को चेंज भी कर सकते हो, उसको टेस्ट को सबमिट या सेव करने से पहले।
ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो अपनी स्ट्रेटजीज बनाओगे वो इस तरीके से आप बनाओगे कि आपको आपको पता हो, एक तो आपकी स्ट्रेटजी इस तरह से होनी चाहिए कि सारे एमसीक्यूज आपने अटेम्प्ट करने हैं, तो आपने फर्स्ट गो के अंदर क्या करना है, आपने पहले जल्दी से क्वेश्चंस को रीड करना है, राइट, सारे के सारे सेक्शंस के क्वेश्चंस को, और जो क्वेश्चंस आपको आते हैं बस आपने उनको अटेम्प्ट करना है, या एटलीस्ट जिन सेक्शंस की वेटेज हाई है, ऑफ कोर्स मैथ्स फिजिक्स मैं कहता हूं उनको बिल्कुल स्टार्ट में आपने रखना, ठीक है। और जो आपके देखे ना क्वेश्चंस एग्जाम में होते हैं, आप समझो कि तीन तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक है आपके पास इजी क्वेश्चंस, एक है जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, और तीसरे हैं वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस। जो इजी क्वेश्चंस हैं वो स्ट्रेट अवे आपको आते हैं, आपने क्वेश्चन पढ़ा आपको सीधा जवाब आता है, ये आपके लिए इजी है। अब जो आपके लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है कि मे बी आपके दो ऑप्शंस कंफ्यूज हैं, चार में से या पांच में से आपके दो ऑप्शंस कंफ्यूज हैं, यार पता नहीं ये सी और डी में से कौन सा है, ये आपके लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन है। और उसके बाद फिर जो वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं वो कौन से हैं, लाइक आपके लिए सारे ऑप्शंस चार या पांच, अगर ए बी सी डी ई सारे के सारे ऑप्शंस ही कंफ्यूज है, आपको कोई पता नहीं है इनमें से कौन से ऑप्शन की कोई सेंस बन रही, ये आपके लिए वेरी डिफिकल्ट है। तो अब आप ये देखें कि जो इजी क्वेश्चंस हैं, लाइक आप ये नहीं कभी भी नहीं चाहोगे कि आप जो है वो टेस्ट को अटेम्प्ट इस तरीके से करो कि आप सारे के मुश्किल क्वेश्चंस के ऊपर आप टाइम लगाते जाओ साइड बाय साइड, और एंड में बहुत सारे इजी क्वेश्चंस आपके अनआंसर्ड रह जाए। आपकी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए, जो आपको आता है यानी कि इजी क्वेश्चंस, उसके नंबर फौरी तौर पे आपकी पॉकेट में आ जाए, और उसके बाद फिर जो डिफिकल्ट और वेरी डिफिकल्ट है, आपने इन डिफिकल्ट और वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस के ऊपर फिर सेकंड थर्ड गो के अंदर टाइम दोबारा इन्वेस्ट करना। और वैसे भी एक क्वेश्चन ऑन एवरेज हम कहते हैं, जनरली सारे एंट्री टेस्टों के लिए ये बताते हैं कि ऑन एवरेज जो एक क्वेश्चन के लिए आपको टाइम दिया जाता है वो 40 सेकंड दिया जाता है। तो पहली दफा जब आप पूरे सेक्शन पूरे पेपर में से गो थ्रू हो रहे हैं, तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपका 40 सेकंड से ज्यादा टाइम ले रहा है, उसकी जान छोड़ दें, या तो बेस्ट आंसर अपना पिक करके आगे चले जाएं, और या फिर उसको खाली छोड़ के आगे चले जाएं। लेकिन खुदारा एक ही क्वेश्चन के ऊपर आपने अड़े नहीं रहना बिल्कुल, ठीक है। अगर आपने एक क्वेश्चन है, आप ये सोचते रहोगे यार आई एम जस्ट टू गेट टू द राइट आंसर, बस सही जवाब निकलने ही वाला है, अगर आप ये इस सोच के साथ आप 5-7 सवालों के ऊपर 5-5 मिनट लगा दोगे, आपका बाकी पूरे का पूरा एग्जाम जो क्राइसिस में आ जाए, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने पहले गो में सारे के सारे इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेना है, उसके मार्क्स अपनी पॉकेट में पक्का कर लेना है। समझ लेंगे टेक्निकली आप तकरीबन 70% पेपर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए ऐसा होगा क्योंकि उनको स्ट्रेट वे आता होगा, ठीक है, कोई उनको कंफ्यूजन नहीं होगी। उसके बाद फिर जो रिमेनिंग 30% पेपर है, अब और ये क्वेश्चन भी ऐसे, अगर ऑन एवरेज एक क्वेश्चन के ऊपर 40 सेकंड लगते हैं, तो अगर आपके लिए इजी क्वेश्चंस हैं, मे बी आप 20 सेकंड 25 सेकंड 30 सेकंड के अंदर भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाओ, तो अब आपने इन इजी क्वेश्चन से टाइम भी बचा लिया। अब आपको और भी ज्यादा तसल्ली भी होगी, आपने मेजर पोर्शन में से आप गुजर भी गए हो, ऊपर से आपने टाइम भी बचा लिया काफी सारा, और अब आप इस टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हो ऑन द डिफिकल्ट एंड द वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो अब एक क्वेश्चन के लिए ऑन एवरेज अगर आपके पास डिफिकल्ट या वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए टाइम था आपका 40 सेकंड, और इजी क्वेश्चन के लिए भी 40 सेकंड था, आपने इजी क्वेश्चंस को ऑन एवरेज 25 सेकंड में सारे इजी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब देखिए कि हर क्वेश्चन में से 15-15 सेकंड आपने बचाए, वो सारा टाइम आपने डिफिकल्ट और वेरी डिफिकल्ट के ऊपर इन्वेस्ट कर देना है। तो जब आप उन्हीं क्वेश्चंस को ज्यादा तसल्ली के साथ दोबारा अटेम्प्ट करोगे, आपको पता है मेरे पास खुला टाइम है, मैं 1.5-2 मिनट इजीली इस क्वेश्चन को दे सकता हूं, तो अब आपके क्वेश्चन उसके ठीक होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। So this is a very very important fact here. So conclusively मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपने 3 साइकिल्स के अंदर पेपर को अटेम्प्ट करना है। पहले गो के अंदर आप सारे इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, और जो डिफिकल्ट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनको मार्क कर दें, और सेकंड गो के अंदर आप क्या करें, जो भी आपके जो क्वेश्चंस हैं जो जिनको आपने मार्क किया हुआ है, उसमें से खास तौर पे जो डिफिकल्ट वंस हैं, अगर वो ज्यादा है दो ऑप्शन वाले, कोशिश करें पहले आप उनको सॉल्व कर लें, उसके बाद थर्ड रिव्यू के अंदर आते हुए अगर आप चाहें तो जो रिमेनिंग है उनको आप सॉल्व करें, राइट। तो जो वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, इस तरह से आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस हैं एग्जाम में मैक्सिमल स्कोर करने के, वो रिमार्केबली इंक्रीज हो जाएगी। ऑलराइट, और उसके बाद फिर ये भी एक चीज याद रखिएगा कि क्वेश्चंस हैं कैन बी अटेम्प्टेड इन एनी ऑर्डर। अगर आप इसका जो यूजर इंटरफेस देख भी लो नस्ट कैंडिडेट टेस्ट का, जो उन्होंने सैंपल पेपर दिया हुआ है, उसके अंदर आपको सेक्शंस के दरमियान में नेविगेट करने के ऑप्शन दे रहा है, तो आप जिस सेक्शन को चाहो पहले अटेम्प्ट कर सकते हो। ऑफ कोर्स जहां से आपका 70% पेपर है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, मैं तो यही स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप इनको सबसे पहले अटेम्प्ट करो, राइट, क्योंकि इनमें से मेजर बल्क क्वेश्चन वो है ही इधर पड़ा हुआ, राइट। और उसके बाद फिर जो आप फिर आप केमिस्ट्री को अटेम्प्ट करो, और उसके बाद फिर आप इंग्लिश को एंड में जाके आप इंटेलिजेंस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, कि वो थोड़े से लाइक समटाइम्स लेंथी भी हो सकते हैं, राइट। ओके, उसके बाद के जो टेस्ट सेंटर्स की अगर हम बात करें, तो नस्ट के लिए जो टेस्ट सेंटर्स होते हैं, एक इस्लामाबाद में कंप्यूटर बेस्ड
सेंटर होता है, राइट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग के लिए सीबीटी इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कराची और क्वेटा के अंदर पेपर बेस्ड टेस्टिंग के लिए सेंटर बनते हैं। बहरहाल अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस आप जौन सा भी चाहो चूज कर सकते हो। तो इसमें आई वुड पर्सनली सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप लोग, बेहतर ये है कि आप इस्लामाबाद में जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है आप इसी को अटेम्प्ट करो। ये ज्यादा फ्रेंडली भी है, वैसे पर्सनली मुझे तो ये ज्यादा फ्रेंडली लगता है। ऑलराइट, उसके बाद फिर देखें कि आप जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे आप तब टेस्ट सेंटर को भी बारे में चूज करोगे और टाइम ऑफ प्लेस ऑफ टेस्ट ऑफ कोर्स आपके एडमिट कार्ड के ऊपर चाहिए मेंशन होगा। अब हम जनाब मूव करते हैं टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ टुडेज डिस्कशन एंड दैट इज द टिप्स फॉर हाई स्कोरिंग इन नस्ट एंट्रेंस टेस्ट। सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको 5 टिप्स देनी है। प्रीवियसली मैंने बहुत सारे एग्जाम्स के लिए कभी मैंने 16 टिप्स दी हैं, कभी मैंने 11 टिप्स दी हैं, लेकिन नस्ट के एंट्री टेस्ट के लिए खास तौर पे मैंने 5 टिप्स देनी है और वो टिप्स एक्सक्लूसिव हैं फॉर दी नस्ट एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। खास तौर पे मैंने इन टिप्स को डिवाइस किया है कि नस्ट के एग्जाम के लिए, ठीक है। सो इन टिप्स को अब आपने लेके अब आप अपनी स्ट्रेटजी दिमाग में बनानी शुरू कर दें अभी से बैठे बैठे कि यार मैंने नस्ट के एग्जाम की तैयारी शुरू करनी कैसे। पहले आप जिस भी तरीके से चल रहे थे, मे बी आपका तरीकाकार अच्छा तरीकाकार होगा या बेहतर होगा, लेकिन आप लोगों ने बेहतरीन तरीके की तरफ जाना, ठीक है। आप लोगों की अप्रोच ये होनी चाहिए कि बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट करना है। तो जो पेपर इसकी तैयारी करनी है नस्ट एंट्री टेस्ट की, तो जो बेहतरीन तरीका है ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ऑलराइट, तो इसके अंदर अगर आप देखें तो लेट मी चेक आउट फ्यू मैसेजेस हियर, इससे पहले कि मैं इंपॉर्टेंट सेगमेंट को स्टार्ट करूं। फाइन, तो अब जो है हमारे पास ये इसकी टिप्स आ जाती हैं फॉर हाई स्कोरिंग इन नस्ट एंट्रेंस टेस्ट। इसमें पहली और अहम तरीन जो टिप है वो ये है कि आप लोग अपना रिटर्न स्केड्यूल, रिटर्न डेट वाइज स्केड्यूल, रिटर्न डेट वाइज स्केड्यूल, मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, सारे लोग अपना रिटर्न डेट वाइज स्केड्यूल बना लें। अगर आपके पास रिटर्न डेट वाइज स्केड्यूल नहीं है आपकी इम्तिहान की तैयारी अच्छी नहीं होगी, राइट। और ये जो आपका रिटर्न डेट वाइज स्केड्यूल का जो मसला है ये बहुत बड़ा एक मसला है। इस मसले को मैंने हल भी कर दिया बहुत अच्छा, ठीक है, कि रिटर्न स्केड्यूल एक बेहतरीन किस्म का स्केड्यूल, बहुत सारे अपने एक्सपीरियंसेस को कंबाइन करके और बहुत सारे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने नस्ट में एडमिशन सिक्योर किया है, इवन वहां से ग्रेजुएट हुए हैं और इवन नस्ट के एग्जाम्स के अंदर उन्होंने टॉप स्कोर्स के अंदर वो आए हैं, टॉप 10 जो स्टूडेंट्स हैं, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के साथ इंटरव्यूज करके मैंने अल्टीमेटली बड़ा जबरदस्त किस्म का जो स्केड्यूल है उसको मैंने लाइन अप किया है। उसमें वो रिटर्न फॉर्म में स्केड्यूल है जो ऑटोमेटिकली बहुत सारे आपके जो कंसर्न्स उनको एड्रेस कर देता है। अब ये स्केड्यूल मैं आपको दिखाता हूँ, सीन है ये, दिस इज अ स्केड्यूल है। So let me open it up. Okay, so here we have got the schedule. इसके अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पे आप इसके अंदर देख सकते हो कि इस स्केड्यूल के अंदर क्या किया हुआ है कि हमने 25 जुलाई से तैयारी शुरू की है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, लाइक 25 जुलाई से हमने तैयारी शुरू की है, यहाँ पे मेरा इस वक्त कर्सर है, राइट। और हर डे के अगेंस्ट हमने सब्जेक्ट्स को फिट किया कि किस किस सब्जेक्ट को कैसे कैसे हमने लेके चलना है, राइट। और उसके अंदर हमने इवन यहाँ पे ये भी बता दिया है, अगर आप जरा गौर करो, हमने ये भी बता दिया है कि कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर की हमने इंपॉर्टेंस साथ ही बता दी हुई है, राइट, इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर। और साथ हमने हर टॉपिक के बारे में भी, हर चैप्टर के अंदर टॉपिक्स के बारे में भी बता दिया हुआ है कि टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस कैसी है। तो इसको मैं दोबारा फिर फर्दर, ये चीज इतनी है मैं इसको मैं हाईलाइट भी करता हूँ। आप देखो कि इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, हियर वी गो। अब ये देखिए कि ये हमने यहाँ पे बताया है हर चैप्टर की इंपॉर्टेंस एग्जाम के लिए कि ये मीडियम इंपॉर्टेंस है, हाई है या लो है। और ये किस बेस पे हमने बताया, ये हमने बताया है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ पास क्वेश्चंस, राइट। उसके बाद फिर अगर आप देखो तो इसी तरीके से हमने जो टॉपिक्स हैं, तो इस कॉलम को मैं हाईलाइट करता हूं, here we go। सो ये जो नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं, सो नंबर ऑफ टॉपिक्स को लेके भी हमने ओवरऑल बड़ा क्लियरली, ये देखिए इसको मैं स्काई ब्लू कलर में हाईलाइट किया है, हमने हर टॉपिक के अगेंस्ट भी बता दिया हर चैप्टर के अंदर, भाई ये एग्जाम के लिए बहुत अहम है। जैसे देखो मेजरमेंट में से फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे यूनिट्स और डिमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, पेपर अगर आ रहा है तो आई सिर्फ इन 2 टॉपिक से रहा है,
राइट। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च। सो ये सारे के सारे जितने भी आपका जो कंटेंट है इसके उसका वो सारे के सारे हमने स्केड्यूल के अंदर हमने फिट कर दिया हो, राइट। तो इसके अंदर हमने ना सिर्फ हमने आपको ये भी बताया कि इस दिन इस सब्जेक्ट के ये चैप्टर्स करने हैं, उनमें से ये अहम है, ये टॉपिक्स करने हैं, उनमें से ये अहम है, और उसके बाद हमने आगे आपको ये भी बता दिया है कि आपने इस तरीके से करने हैं, वो तरीकाकार भी बता दिया, इसको मैं मजीद भी थोड़ा सा आगे जाके एलैबोरेट कर दूंगा, और हमने टाइम भी बता दिया इसके ऊपर कितना लगना है एंड सो ऑन, राइट। सो दिस इज अ वेरी वेरी रिफाइंड स्केड्यूल जो कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी करवा देगा। ओके, सो ये रिटन स्केड्यूल जो है, अगर आपके पास आपने खुद अपना स्केड्यूल नहीं भी बनाया हुआ, आप हमारा ये स्केड्यूल ले लें स्ट्रेट अवे, इसका भले हार्ड फॉर्म में प्रिंट निकाल के रख लें या अपने मोबाइल फोन के अंदर पीडीएफ की शक्ल में रख लें, और इसको आप जो है वो यूज कर सकते हैं ब्लाइंडली फॉर प्रिपरेशन ऑफ द नेक्स्ट एंट्रेंस टेस्ट, राइट। नंबर 2 पे जो अहम तरीन टिप है वो कौन सी है कि आप लोगों ने अपने सब्जेक्ट्स भी प्रायोरिटाइज करने हैं, चैप्टर्स भी और टॉपिक्स भी, ठीक है। अब देखो कि आपके पास टाइम लिमिटेड है, सिलेबस बहुत लेंथी है, आपकी फोर्सेस भी लिमिटेड है। अगर आप कहो ना कि आप सारे सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक्स को इक्वली अच्छा तैयार कर सकते हो, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, ऐसा हो ही नहीं सकता, राइट। तो आप लोगों ने अब क्या करना है, आप लोगों ने बड़ा सेंसिबली टाइम को वहां पे ज्यादा इन्वेस्ट करना है जहां से आपका 80-90% पेपर आना है। तो उसके लिए अगर आपको ये पता चल गया कि मेरे सब्जेक्ट्स हैं मैं कौन कौन से, जैसे मैंने बताया कि आपके लिए जो मैथ है और जो फिजिक्स है, इनमें से आपका 70% पेपर आ रहा है, तो ये अहम तरीन है। उसके बाद फिर जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स अहम कौन कौन से हैं और टॉपिक्स कौन कौन से अहम हैं, इसके बारे में भी हमने स्केड्यूल के अंदर बता दिया हुआ। तो आपने इस इंफॉर्मेशन को यूज कैसे करना है, आप इस तरीके से इस इंफॉर्मेशन को यूज करोगे कि हर दिन के अंदर जो अहम तरीन चीजें आपने उनको पहले कवर कर लें, राइट। स्केड्यूल ही आपको इस बारे में भी गाइड कर रहा है कि अहम चैप्टर और टॉपिक कौन से हैं, अहम सब्जेक्ट्स के बारे में तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ओके, तो ये सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप है फॉर द नेक्स्ट एंट्रेंस प्रिपरेशन। अब यहां पे आप ये भी देखो कि अब मैं आपकी सब्जेक्ट वाइज अप्रोच बनाने लगा हूं, सब्जेक्ट वाइज अप्रोच बनाने लगा हूं कि हर सब्जेक्ट को आपने हाथ कैसे डालना है, ठीक है। ये जो लाइन ऑफ एक्शन है ये बड़ा ही अहम होता है कि भाई आपने सब्जेक्ट को कैसे तैयार करना है। इसके अंदर अगर आप देखो तो अगर मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है जिसमें से 80 एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स को तैयार करना है, सारे टॉपिक्स को आप तैयार करें, और जो खास तौर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या जो जिनकी इंपॉर्टेंस लेवल हमने हाई मेंशन की हुई है स्केड्यूल के अंदर, ठीक है, उनके लिए आप टेक्स्ट बुक को जरूर पढ़ें। उनमें से अगर कोई टॉपिक आपका वीक है, आप हमारे लेक्चर भी देख लें, फास्ट नोट्स भी देख लें, लेकिन सारी टेक्स्ट बुक्स पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। सारी टेक्स्ट बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम जो आपके अहम तरीन टॉपिक हैं, खासतौर पे मैथमेटिक्स के और फिजिक्स के, जो जहां से सवाल ज्यादा आ रहे हैं, एक पूरे चैप्टर के अंदर कई दफा सिर्फ 2 या 3 टॉपिक्स ऐसे हैं पूरे चैप्टर के अंदर, तो उन टॉपिक्स के लिए आप लोगों ने क्या करना है, उन टॉपिक्स के लिए आप लोगों ने टेक्स्ट बुक भी पढ़नी है, फिर हमारे फास्ट भी नोट्स भी देख लें, अगर जरूरत पड़े तो वीडियो लेक्चर भी देख लें, और हमारे एमसीक्यूज को भी अटेम्प्ट कर लें, पास क्वेश्चन को भी कर लें, क्योंकि आप समझ लें कि उन टॉपिक्स में से आपने कोई चीज नहीं छोड़नी। ये कुछ चैट के अंदर कुछ मेरे पास आए हुए हैं, ये कुछ क्वेश्चंस इन्होंने बच्चों ने बहुत सारे पूछे हुए हैं इसके अंदर चैट के अंदर, तो इनको भी थोड़ा सा मैं लाइक गो थ्रू कर लेता हूं। आप लोग ये कोशिश किया करो कि अगर आप लोगों ने मुझे ड्यूरिंग सेशन अगर क्वेश्चन पूछने हो ना, तो फिर आप जो है ना उसके अंदर मुझे मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज किया करो। एनीवेज इतने सारे क्वेश्चन को भी आंसर करने का स्ट्रेट में मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जल्दी से इसको वाइंड अप करता हूं अपनी डिस्कशन को। ऑलराइट, तो इसके अंदर आप ये देखें कि अब अगर आप देखो कि केमिस्ट्री और कंप्यूटर को अगर आप देखो, तो अब इसको इसके लिए आपने क्या अप्रोच अडॉप्ट करनी है, इसके लिए आप लोग तैयारी सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करें, सिर्फ इंपॉर्टेंट, तो केमिस्ट्री के लिए खासतौर पर सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने तैयार कर लें। अगर आप कंप्यूटर का आपका सब्जेक्ट है तो जो कि हमने जिनकी जो इंपॉर्टेंस लेवल है वो हाई लिखी हुई है, या अगर आपने और भी तैयारी करनी है तो आप मीडियम वालों की भी कर ले तैयारी, जो मीडियम जिनकी इंपॉर्टेंस है, 2 इंपॉर्टेंस वालों को लेफ्ट स्किप कर दें। और इसके लिए भी आप भले टेक्स्ट बुक को भी बहुत ज्यादा इन डेप्थ ना स्टडी करें, सिर्फ स्ट्रेट अवे केमिस्ट्री के लिए देखिए, जो मैं फिजिक्स के लिए क्या कह रहा हूँ, फिजिक्स और मैथ दोनों के लिए मैं क्या कह रहा हूँ, आप लोग अहम टॉपिक्स के लिए टेक्स्ट बुक को भी पढ़ें और लेक्चर भी और फास्ट भी, नोट्स भी और इवन टेस्ट भी, ठीक है, सारा कुछ कर लें अहम 3 टॉपिक्स के लिए। जो टॉपिक्स कम अहम है उनके भले सिर्फ क्वेश्चंस कर लें। केमिस्ट्री के लिए आप लोग टेक्स्ट बुक को भले छोड़ दें, सिर्फ और सिर्फ आप इसके जो है ना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके आप टेस्ट दे दें और उनकी डिस्कशन ले लें, और जिस टॉपिक में से आपकी गलतियां ज्यादा होती हैं सिर्फ उस टॉपिक के आप लेक्चर सुन लें और बुक पढ़ लें, नहीं तो केमिस्ट्री की बुक को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अब आगे बात आती है इंग्लिश और इंटेलिजेंस के जो क्वेश्चन। अब जो इंग्लिश और इंटेलिजेंस के क्वेश्चन हैं इनके आप देखिए इंग्लिश के अंदर वो टिपिकल से क्वेश्चंस आते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एनालॉजीज वगैरह, ये वो सेंटेंस कंप्लीशन, तो मल्टीपल रेंज में क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। तो इंग्लिश के सब्जेक्ट की वो तैयारी करने से कोई खातर खा आपको फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। वो वोकैबुलरी अगर सिनोनिम्स है तो आप कितना ही सिनोनिम्स तैयार कर लोगे, जस्ट वो वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। तो इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो इसके अंदर मैं आपको ये कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ आप इंग्लिश के पास क्वेश्चंस कर लो। पास क्वेश्चंस इंग्लिश के जितने भी हैं सारे के सारे पास क्वेश्चंस ये टॉप ग्रेड के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। वो कैटेगोरिकली वहां पे अवेलेबल है, सिर्फ पास क्वेश्चंस कर लो काफी, बस। इसके अलावा आपको इंग्लिश की तैयारी की कोई जरूरत नहीं है। सेम इंटेलिजेंस का पोर्शन है कि इंटेलिजेंस में से भी आप लोग सिर्फ और सिर्फ पास क्वेश्चंस कर लो। ये मैं आपको भी दिखा भी देता हूँ इसके अंदर स्टूडेंट अकाउंट के अंदर कि कहां से आपको ये मिले। तो लेट्स गो हियर टू द स्टूडेंट अकाउंट ऑफ topgrade.pk। मैं यहाँ पे जाता हूँ और नस का जो स्टूडेंट अकाउंट है तो यहाँ पे चला गया, नस के स्टूडेंट अकाउंट में आ गया हूँ। अब देखो अगर हम क्वेश्चन बैंक में जाते हैं तो क्वेश्चन बैंक में जाके लाइक अगर आपका फर्स्ट करें सब्जेक्ट है से इसका इंग्लिश का सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश के सब्जेक्ट के अंदर अगर आप क्लिक करोगे पास क्वेश्चंस के ऊपर तो देखो कि पास क्वेश्चंस के अंदर आपको जो है वो इसके अंदर वो आपको इसके सारे के सारे पास क्वेश्चन जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको मिल जाएंगे, राइट। और उसके बाद फिर इसी तरीके से अगर आप जाओ से इसके अंदर इसके क्वेश्चन बैंक के अंदर लाइक से जनरल मैथमेटिक्स के अंदर अगर हम जाते हैं, सो यहां पे आप देखो कि आपका जो क्वेश्चंस हैं सीन है से लेट्स गो टू द एडवांस मैथ में हम जाते हैं। यहाँ देखो ये पास क्वेश्चन आप देखें, ये सारे के सारे पास क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको अवेलेबल है। किसी भी चैप्टर पे आप क्लिक करते हो से नंबर सिस्टम्स हैं तो इससे सारे के सारे पास में जो ओरिजिनल एमसीक्यूज आ चुके हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। सो इस तरीके से आप किसी भी सब्जेक्ट के अंदर जो पास क्वेश्चन हैं वो आप उनको निकाल सकते हैं, राइट। सो इस तरीके से आप लोग इवन जो है वो ये खासतौर पे ये इंग्लिश के और मैथ्स के भी जो पास क्वेश्चंस हैं अब इनको भी निकाल के आप इन क्वेश्चंस को भी क्या कर सकते हो, इनको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। जो ओरिजिनल पास क्वेश्चन जो आ चुके हैं पहले उन्हीं में से क्वेश्चन आने जैसे सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, एनालॉजी के क्वेश्चंस हैं, बस आप सिर्फ इन पास जैसे लाइक अगर मैं देखता हूँ एनालॉजी के क्वेश्चंस हैं ये 21 क्वेश्चन है, मैं 21 क्वेश्चन का यहाँ पे टेस्ट जनरेट कर लूंगा, सिर्फ ये एनालॉजी के मैं ये 21 क्वेश्चन ही कर लूंगा, मुझे अंदाजा हो जाएगा अच्छा नस्ट में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, राइट। सो आप पास क्वेश्चन जो हैं जैसे देखिए स्टेटमेंट है, इसके ऑप्शंस हैं व्हाटसोएवर, सो जैसे कैसे भी है आप इसके अंदर जो पास क्वेश्चंस हैं जहां से जो आपका है कह लो कि जो ये इंग्लिश है और आपका जो ये आईक्यू वगैरह के जो क्वेश्चन हैं इनके जस्ट पास क्वेश्चंस भी आप लोग कर लो तो यही काफी है आपके लिए, ठीक है। तो इसके अलावा आपको लंबी चौड़ी जरूरत भी नहीं है, जो सवाल आपके गलत हो उनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लो एंड सो ऑन, ऑलराइट। तो अब हम चलते हैं जनाब दोबारा अपनी डिस्कशन की तरफ वापस चलते हैं। तो अब ये मैंने आपको सेकंड टिप दे दिया कि हर सब्जेक्ट की आपकी बड़ी पेक्युलियर और बड़ी स्पेसिफिक अप्रोच होनी चाहिए। वंस अगेन यहाँ पे मैं सम अप करना चाहूंगा कि इंफॉर्मेशन ये बहुत ज्यादा अहम है कि मैथ्स और फिजिक्स के अहम टॉपिक्स के लिए सब कुछ करें, बुक भी पढ़े, लेक्चर भी सुने, टेस्ट भी दें, डिस्कशंस भी लें। मैथ्स और फिजिक्स के कम अहम टॉपिक्स के लिए या मीडियम इंपॉर्टेंस के टॉपिक्स के लिए सिर्फ टेस्ट अटेम्प्ट करें, गलत होते हैं तो उनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लें, बाकी लंबी चौड़ी डिटेल में जाने की जरूरत कोई नहीं। केमिस्ट्री के लिए बुक पढ़े ना, सिर्फ टेस्ट अटेम्प्ट करें जैसे हमने अपने स्केड्यूल के अंदर भी दिया हुआ है। हाँ, जहां से आपकी गलतियां ज्यादा होती हैं वहां से बुक को कंसल्ट कर लें, एक्सप्लेनेशन देख लें। अगर बहुत ही ज्यादा कहीं से गलतियां होती हैं तो आप उसके लिए टेक्स्ट बुक को भी लाइक उसके लिए वीडियो लेक्चर भी सुन लें एंड सो ऑन। उसके बाद फिर इंग्लिश और इंटेलिजेंस के लिए जस्ट पास क्वेश्चंस, बस सिर्फ पास क्वेश्चंस ही आप लोग कर लोगे, यही आपके लिए काफी, इसके अलावा आपको जरूरत भी नहीं। ऑलराइट, अब नेक्स्ट हम चलते हैं टिप नंबर 3 के ऊपर, स्पेंड ईच डे वेरी वाइजली, अकम्प्लिश इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट टास्क एट द बिगिनिंग ऑफ ईच डे। देखिए हर दिन के अंदर अगर आप स्केड्यूल पे भी नजर मारो तो जैसे हम स्केड्यूल पे चलते हैं तो इफ यू लुक एट द स्केड्यूल तो यहाँ पे हर दिन के अंदर जो है यू सीन हियर वी गॉट द स्केड्यूल, यहाँ पे हर दिन के अंदर आप देख सकते हो कि ये हर डे के अगेंस्ट है, ये
गिवन है काम डिफरेंट सब्जेक्ट्स का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वगैरह का, ये हर एक के अंदर गिवन वर्क है आपका, ठीक है। तो इसके अंदर हमने आपको बता भी दिया कि ये आपने सबसे पहले फिजिक्स और मैथ के काम को वाइंड अप करना है। उसमें से भी खास तौर पे देखिए मैथ है पहले दिन, नंबर सिस्टम्स की इसकी हाई इंपॉर्टेंस है, तो आप रियल नंबर्स को सबसे पहले तैयार करो। तो इसमें जो अहम तरीन और जो मुश्किल तरीन टॉपिक्स हैं, आप हर दिन उनको पहले तैयार करके डे का जो सेकंड हाफ है उसके अंदर इजी चीजों को आप उसकी डे के सेकंड हाफ के अंदर ले जाओ, राइट। तो इस तरीके से आप इसको जो है वो स्केड्यूल को यूटिलाइज करो। ऑलराइट, सो ये हो गई टिप नंबर 3। तो इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट जो टास्क हैं इनको आप ले आओगे एट द बिगिनिंग ऑफ ईच डे। फिर कॉन्सेप्चुअली आप लोगों ने स्टडी करना है, ठीक है। ये भी बड़ा अहम है कि आप लोगों की जो स्टडी है बिल्कुल भी आपने क्रैमिंग्स वगैरह की तरफ नहीं जाना। बहुत कम चीजें हैं जो याद रखने वाली हैं। इट्स ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट्स। नस्ट का जो एंट्री टेस्ट है इट्स ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट्स। तो आप लोगों ने जब बुक्स भी पढ़नी है, क्वेश्चन आपका फोकस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, रिवीजन नोट्स देखने हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस ऑल टाइम होना चाहिए कि आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अंडरस्टैंडिंग अपनी इंप्रूव करनी है। बस अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करो कि डिफरेंट क्वेश्चंस को अपनी अंडरस्टैंडिंग की मदद से आप अटेम्प्ट कर पाओ। फिर टिप नंबर 5 क्या है कि प्रैक्टिस एज मेनी एमसीक्यूज एज पॉसिबल। अब तकरीबन जो हमारा जो स्टूडेंट पैनल है, जो टॉप रेट का स्टूडेंट पैनल है, अगर आप इसमें थोड़ा सा गौर करो, यहाँ पे मैं इसके होम अकाउंट पे, इससे होम पेज पे जाता हूँ, ठीक है। सो ये मैं टेस्ट एंड करता हूँ, तो इसके अंदर मैं इसके होम पेज पे से जाता हूँ। ओके, अब ये देखो, ये हम होम पे इसके क्वेश्चन बैंक होम पेज पे आ गए। अगर आप गौर करो, यहाँ पे देखो नस्ट के कितने क्वेश्चन अवेलेबल है, 22,884 एमसीक्यूज अवेलेबल है। इसमें से इतने अनसीन, इतने अटेम्प्टेड, इतने करेक्ट, इनकरेक्ट, अनआंसर्ड वगैरह वगैरह। तो आप इवन रिपोर्ट्स की मदद से ये भी देख सकते हो कि आपका कौन सा सब्जेक्ट पीछे जा रहा है, सब्जेक्ट के अंदर कौन सा चैप्टर, चैप्टर के अंदर कौन सा टॉपिक एंड सो ऑन, राइट। तो इस तरीके से बहरहाल यहाँ पे आप देखिए बहुत बड़ा जो क्वेश्चन पूल है ये आपके पास अवेलेबल है, जिसके टेस्ट अगर आप क्रिएट करना चाहो तो डिफरेंट वेज में आप टेस्ट क्रिएट कर सकते हो। जैसे आप सारे एमसीक्यूज का टेस्ट लेना चाहो किसी भी टॉपिक के, फॉर एग्जांपल अगर मेजरमेंट है, देखो इसमें से 389 एमसीक्यूज है। मेजरमेंट के अंदर से आप अगर देखना चाहते हो यार कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल डायमेंशंस में से आ रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटीज में से आ रहे हैं, इन दोनों में से आप इवन अप टू 200 एमसीक्यूज का टेस्ट इकट्ठा जनरेट कर सकते हो, राइट। फिर टेस्ट इसका 200 एमसीक्यूज का आपने जनरेट कर दिया। अब इन 200 एमसीक्यूज को वन बाय वन आप इनको अटेम्प्ट करना शुरू करो। जो सवाल आपका गलत होता है उसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ो, अगले क्वेश्चन पे चले जाओ। इस तरह से क्वेश्चंस के जरिए आप लोगों ने लर्न करना है। ये आप लोगों ने अपनी दिमाग को चेंज करना है कि बजाय कि आप लोग किस तरीके से आप लोग किताबें पढ़ने के ऊपर ज्यादा जोर दो, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने क्वेश्चंस के जरिए लर्न करना है, राइट। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सो प्रैक्टिस एज मेनी एमसीक्यूज एज पॉसिबल। सो मैं आपको ये क्लेम करता हूं कि अगर आप इंशाल्लाह ये 22,000 से प्लस एमसीक्यूज हैं, इसमें पास्ट क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं, अगर आप ये सारे के सारे एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लेते हैं, राइट, तो इंशाल्लाह नस्ट के एंट्री टेस्ट में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि स्कूल से बाहर आए, ठीक है। तो ये सारे के सारे एमसीक्यूज आपने अटेम्प्ट करने हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल एग्जाम्स के लिए या मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्स के लिए जब तैयारी करते हैं तो बच्चों की यही अप्रोच होती है कि वो बैठ के मुसलसल वो क्या करते रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ लास्ट स्टेज में सिर्फ एमसीक्यूज अटेम्प्ट करते रहते हैं ऑल द टाइम, और जो गलत होते हैं उनकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं या बुक को कंसल्ट कर लेते हैं और वो सवालों के जरिए ही सीखते हैं। अगर आप ये सारे सवाल अटेम्प्ट कर लेंगे तो वो सारी गलतियां जो आपने इम्तिहान में जाके करनी थी वो पहले ही आप लोग कर लेंगे और उन गलतियों को आप लोग करेक्ट भी कर, right? So only way to avoid mistakes on the real exam is to make mistakes before the exam, ठीक है। सो ये इतनी बड़ी टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, ये आपको इस वक्त कोई और पाकिस्तान में सिस्टम अवेलेबल नहीं है। ये लकी हो आप लोग कि ये सिस्टम हमने बहुत सारे साल लगा के इसको डेवलप किया है और इतना बड़ा क्वेश्चन पूल आपको दे दिया है। तो स्ट्रेट अवे मेरे लिए ये ऐसे ही है लाइक आपका नस्ट में एडमिशन लेना कि बस आप सारे के सारा क्वेश्चन बैंक जो है, ठीक है, 22,000 एमसीक्यूज इनको आप अटेम्प्ट कर लो, जो गलत हो जाए उनको दोबारा अटेम्प्ट करके सही कर लो। तो ये सारे एमसीक्यूज आप ठीक कर लो, आपका नस्ट में इंशाल्लाह दाखिला हो जाए, ठीक है। सो दिस इज फॉर श्योर, क्योंकि इसके बाहर से पेपर आपको नहीं आएगा। ये बैंक इतना ज्यादा है कि ये सारे क्वेश्चन को कवर कर रहा है। सो ये अल्टीमेट टिप मैं आपको देना चाहूंगा। अल्टीमेट टिप मैं क्या दे रहा हूं आप लोगों को कि आप लोग topgrade.pk का स्केड्यूल फॉलो करो, ठीक है। ये इसके अंदर देखो मैंने आपको जितने भी टिप्स दी हैं सारी टिप्स इसके अंदर ही कवर हो जाती है कि रिटर्न स्केड्यूल बनाओ, वो भी आ गया। फिर मैंने आपको कहा सब्जेक्ट चैप्टर टॉपिक प्रायोरिटाइज करो, वो भी स्केड्यूल के अंदर ही हमने फिट कर दी चीज। फिर मैंने आपको बताया कि हर दिन को वाइजली स्पेंड करो, वो भी मैंने आपको स्केड्यूल के मुताबिक सिखा दिया। आपको कंसेप्चुअल स्टडी के लिए भी ऑफ कोर्स जब आप क्वेश्चंस के थ्रू सीख रहे हो तो हमारे क्वेश्चंस हैं ही कंसेप्चुअल, ऑटोमेटिकली आपकी कंसेप्चुअल स्टडी भी इंश्योर हो जाएगी। और उसके बाद फिर क्वेश्चंस की बेतहाशा प्रैक्टिस, तो ये भी हमारे स्केड्यूल के अंदर ही फिट है कि आपने ये 22,000 एमसीक्यू है तो उनको आपने
अटेम्प्ट करना कैसे है, किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है, सो ऑन। तो ये अल्टीमेट टिप है कि आप हमारा स्केड्यूल फॉलो कर लो, इसके मुताबिक इंशाल्लाह अगर आप तैयारी कर ले तो आपका दाखिला हो जाएगा। अब लास्ट पे हमने आपकी तैयारी करवानी कैसे है, सो अभी आपने स्केड्यूल भी देख लिया हुआ है। तो अगले 28 दिनों के अंदर देखो, अगले 28 दिनों में क्या क्या काम होने हैं, अगले 28 दिनों का मैंने स्केड्यूल बनाया है। अच्छा, अगर आप टॉपनेट की सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो एग्जाम फर्स्ट करो लेट होता है कि 1 महीना या 1.5 महीना लेट हो जाता है किसी वजह से, तो आप लोगों की सब्सक्रिप्शन तब एक्सपायर होगी जब आप लोग टेस्ट दे चुकोगे, वो जितना भी लेट हो, ठीक है। अगर लेट होता है तो हम आपसे उसका कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसी जो 28 डेज का हम आपको स्केड्यूल दे रहे हैं, इसी सब्सक्रिप्शन के अंदर ही आपको उसकी भी हम तैयारी करवा देंगे इंशाल्लाह अगर लेट होता है। इसलिए देखो कि आप लोगों ने टोटल 208 घंटे पढ़ना है आने वाले 28 दिनों में, हर रोज तकरीबन 8 घंटे की स्टडी बनती है। तो आपने ये अपने आप के साथ एक अहद करना है कि यार मेरे करियर से ज्यादा अहम तरीन चीज कोई नहीं है, तो डेली मैंने 8 घंटे अब लगाने सिर्फ अगले 28 दिन के लिए 8 घंटे लगा के पूरी जिंदगी लाइक एक, अब देखिए एक बेहतरीन इंस्टीट्यूशन में जाना और एक बड़ा रोशन मुस्तकबिल आपका वेट कर रहा हो, मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी डील है आपके लिए, राइट। सो ये अपने आप के साथ एक कमिटमेंट करो कि डेली आप ये टाइम इतना लगाओगे, और उसके बाद फिर ये 22,884 जो एमसीक्यूज हैं जिसमें तकरीबन 1,500 के करीब पास्ट ओरिजिनल एमसीक्यूज भी शामिल हैं, तो आपने उनको भी कंप्लीट करना है 28 दिनों के अंदर। उसके बाद फिर आपके जो भी सवाल गलत होंगे, हमारा जो topgrade.pk का स्टूडेंट पैनल है ये मेंटेन करता है आपका लॉग के जो सवाल आपने गलत अटेम्प्ट किए, जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए, या जिन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए आपने मार्क किया, तो आप उन सारे सवालों को दोबारा उनके टेस्ट क्रिएट करके उनको दोबारा सही भी कर सकते हो, तो आप अपनी गलतियों से सो सीखो। ये भी एक इंपॉर्टेंट इसके अंदर थिंग है। उसका नेक्स्ट फिर क्या है कि आप लोगों ने वीडियो लेक्चर्स देखने हैं और रेफरेंस तब देखने हैं जब आपको लगता है कि यार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और हमें नहीं आ रहे, राइट। अगर बहुत अहम तरीन टॉपिक है, आप उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपको लग रहा है कि यार ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा, सवाल मेरे गलत बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो मे भी अब आपको टेक्स्ट बुक को पढ़ने की भी जरूरत है और इसके अलावा एफआरएन और वीडियोस को भी देखने की जरूरत है, तो तब आप उसके ऊपर स्विच करो। नहीं तो टू दी पॉइंट जो तैयारी है वो सिर्फ एमसीक्यूज की तैयारी है। वंस अगेन सादा सी बात है, अगर आपके सारे एमसीक्यू सही हो गए समझ के, तो समझ लें आपका नस का पेपर पास हो गया। आपके इंशाल्लाह कोई मतलब 160-70 तक आपका स्कोर आ सकता है, 150 प्लस अगर आप ये सारा पूल अटेम्प्ट कर लो, 150 प्लस आप बहुत इजीली चले जाओ। और ये पूल बड़े डिसिप्लिन के साथ और बड़े ऑर्गेनाइज वे में ये पूल आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे, राइट। ये ऐसा नहीं है कि आप लोग ऑफ एंड ऑन स्टडी करो, डेली बेस पे 8-10 घंटे इसने आपके लेने हैं, तो आप ये टाइम लगा दो, आपका क्वेश्चन पूल पूरा अटेम्प्ट हो जाएगा, और पूरा अटेम्प्ट हो जाएगा तो आपका ऑफ कोर्स पूरा का पूरा एनईटी का जो पेपर है वो भी अटेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका बड़ा अच्छा कैलिब्रेटेड। इन 28 दिनों के अंदर एक दिन हमने आपको जस्ट फ्री दिया है, वो दिया ईद का दिन। ईद के दिन आप आराम से अपनी फैमिली के साथ ईद को सेलिब्रेट करो, कुर्बानी वगैरह के अंदर जो भी अपना पार्ट लो और रिलैक्स भी करो, यू डिजर्व दिस। आप अगर इतनी मेहनत कर रहे हो तो उसके बाद फिर 5 जो फुल लेंथ पेपर्स हैं ये भी हमने जगह जगह इनकॉर्पोरेट कराए हैं। एक फुल लेंथ पेपर बिल्कुल स्टार्ट में, अब अभी एक पहला पेपर दोगे नस का एफएलपी कि भाई इस वक्त मैं कहां पे खड़ा हूं, 200 में से मेरे कितने नंबर आते हैं अभी देख लो। उसके बाद फिर जब मिड में जाके जब कुछ 10-12 दिन गुजर जाएंगे, एक हमने तब रख दिया एफएलपी, और रिमेनिंग एफएलपी हमने एंड में जाके रख दी है कि अब आप देख लो यार पहले इस वक्त आपकी तैयारी क्या है और 28 दिन के बाद आपकी तैयारी कहां पे खड़ी होगी। बड़ा क्लियर डिफरेंस आपको हमारे एफएलपीज के अंदर ही नजर आ जाएगा, ठीक है। हमारे एफएलपीज ऑफ कोर्स वो भी रियल एग्जाम के ही रिप्रेजेंटेटिव है, जैसा रियल एग्जाम होता है वैसे हमारे एफएलपीज भी है। उसके बाद भी देखो कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है नस का, वो हमने आखिरी जो 2 दिन रखे हुए हैं, या जब भी आपका एग्जाम आने वाला होगा, जिस दिन आपका एग्जाम है उससे पहले जो 2 दिन है आपने क्या करना है, आपने उन 2 दिनों के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सिर्फ और सिर्फ वो भी आपने जिनको शॉर्टलिस्ट किया हुआ है, जो कि आपको मुश्किल से नहीं लगते हैं, आपको लगता है कि यार अगर आखिरी दिन रिवाइज ना किए तो यहाँ से मेरे सवाल गलत हो सकते हैं, आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लेना, राइट। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनको आप लोग रिवाइज करोगे जस्ट 2 डेज बिफोर द एग्जाम। सो अगर आप हमारा स्केड्यूल फॉलो कर लेते हो फॉर द एंट्रेंस टेस्ट, तो एक तो आप अपना काफी सारा टाइम बचाओगे और पैसे भी बचाओगे तैयारी के लिए, और उसके बाद भी आप काफी बेहतर तैयारी होगी। यकीन माने कि एकेडमी की निस्बत ये सेवरल फोल्ड्स बेहतर तैयारी है। एकेडमी ने आपको क्वेश्चंस कितने कराने हैं, अगर आप ज्वाइन कर भी लेते तो अगर 30-40 दिन का सेशन होता भी तो मैक्सिमम उन्होंने आपको कितने क्वेश्चंस करा देने हैं, मैक्सिमम मे बी 5,000 करा देते, 6,000 करा देते, ठीक है। आपको बहुत सारा टाइम जाने आने में और वहां पे वेट्स में और डिस्कशंस के वेट्स में, कभी संडे को एकदम सारी डिस्कशंस करा दी, क्वेश्चंस का पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सो खिचड़ी सी पक जाती है।
तो इसके अंदर अब बड़ा ये इजी है कि आराम से क्वेश्चन में क्वेश्चन जाते जाओ, जो गलत है उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लो, नहीं समझ में आता तो उसको जरा आप इसके अंदर टेक्स्ट बुक को कंसल्ट कर लो, नहीं समझ में आता वीडियो लेक्चर्स को देख लो, नहीं समझ में आता टीचर से डाउट्स को डिस्कस कर लो। सो ऑफ कोर्स इस तरीके से आप लोग बड़े अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो। तो आप अगर हमारा स्केड्यूल फॉलो करोगे, टाइम भी बचाओ, अपने पैसे भी बचाओ और बेहतर तैयारी करो और इंशाल्लाह पक्का नस के अंदर अपना एडमिशन जो अभी से इंश्योर करो। तो अब अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो, ये हमारा जो 28 डेज का इंटेंसिव स्टडी सेशन है फॉर द नस्ट एंट्रेंस टेस्ट प्रेप, तो ये नंबर इस वक्त स्क्रीन पे गिवन है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको ये स्केड्यूल भी दे देंगे और ऑफ कोर्स जो यूजर नेम पासवर्ड है स्टूडेंट पैनल का वो भी आपको दे देंगे, आपका अकाउंट एक्टिवेट कर देंगे जिसको आप अपने इम्तिहान तक कंफर्टेबली यूज कर पाओ। तो अगर आपका सिर्फ नस्ट आपका मेजर एम है, फिर तो फॉर श्योर मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा लाजमी तौर पे आप जो है वो इसको ये जो हमारा जो ये सब्सक्रिप्शन है नस्ट की, लाजमी तौर पे आप इसको लो, राइट। अगर आपका नस्ट मेन स्ट्रीम अगर आपका एम है, जो कि होना भी चाहिए, राइट। तो अब बाकी नस्ट के लिए अगर आप नस्ट के एंट्री टेस्ट के लिए आप तैयारी कर लेते हो तो बाकी जो एंट्री टेस्ट हैं बाय द वे अगर जो इसके बाद होंगे वो आपके लिए वैसे बड़े इजी होंगे, क्योंकि यही सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल और ट्रिकी जो वो तैयारी है। अब अगर कोई भी क्वेश्चन है किसी बच्चे का तो वो मेरे से पूछ सकता है। ये एक स्टूडेंट ने पूछा है सर ज्वाइनिंग की जो फी है ये कितनी है? तो बेटा इसके अंदर ना दो तरह की सब्सक्रिप्शन है। एक सब्सक्रिप्शन है जस्ट जिसमें क्वेश्चन बैंक और फुल लेंथ पेपर है, कि हमारे स्केड्यूल के अंदर हमने मेनली क्वेश्चन बैंक और फुल लेंथ पेपर्स ही रखे हुए हैं, हमने इसके अंदर वीडियो लेक्चर्स और फास्ट रिवीजन नोट्स नहीं रखे। हमने ये कहा है कि वीडियो लेक्चर और फास्ट रिवीजन नोट्स आप हस्बे जरूरत उनको यूज करें, उनको रूटीन में ना डालें आप, जैसे मैंने आपको पूरी स्ट्रेटजी ओवरऑल स्ट्रेटजी भी आपको बता दी है। तो ज्वाइनिंग की जो फी है इसकी सिर्फ क्वेश्चन बैंक और जो फुल लेंथ पेपर्स हैं ये है 2020 के एग्जाम की 6000 रुपीज, 6000 रुपीज इसकी फी है। और इसके अलावा अगर इसमें आप साथ वीडियो लेक्चर रेफरेंस भी लेते हो तो उसको भी इंक्लूड करते हो तो जस्ट 1500 रुपीज और ऐड होंगे, तो 7500 रुपीज में आपको कह लो कि मुकम्मल वीडियो लेक्चर्स जो कि 300 से प्लस है, साथ फास्ट रिवीजन नोट्स जो कि अगेन 300 से प्लस है, जो पावर पॉइंट की शक्ल में स्लाइड्स हैं, और इन एडिशन टू दैट जो वो 22,000 से ज्यादा एमसीक्यूज एक्सप्लेन और साथ 5 फुल लेंथ पेपर्स, ये सब कुछ आपको आपके इम्तिहान तक मिल जाएगा, भले वो अगस्त में हो या सितंबर में हो या अक्टूबर में, आपको एग्जाम तक मिल जाएगा, राइट। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन की डेट का इन्होंने पूछा है मुझे, तो रजिस्ट्रेशन की जो डेट है ये मैंने आपको जैसे बताया कि 10 अगस्त की डेट इनकी वेबसाइट के ऊपर आ रही है NADC के लिए। अच्छा, एक और स्टूडेंट ने मुझसे ये पूछा है, ये इन्होंने अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कि मैथ और फिजिक्स के लिए कौन सी अच्छी है टेक्स्ट बुक्स और एमसीक्यू गाइड बुक्स, काइंडली बता दें। बेटा देखिए कि आप लोग जरा जो मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल हैं, मैंने तकरीबन सारी की सारी बुक्स को मैंने एक रिसर्च की थी जिसके अंदर मैंने जितना भी ओवरऑल काम मार्केट में ऑलरेडी पड़ा हुआ है कन्वेंशनल वे में, मैंने उन सब का कंपैरेटिव एनालिसिस बनाया था एक्सेल शीट के अंदर कि कौन कौन से ऐसे हैं जो कि एग्जाम्स के साथ फिट हो रहे हैं प्रॉपर। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कोई भी डिफरेंट रिसोर्सेज में डिफरेंट चीजें अच्छी थी जरूर, लेकिन मुझे कोई भी एक रिसोर्स ऐसा नहीं मिला जिसको मैं कहूँ हाँ यार बस ये कर लो तो आपका दाखिला हो जाएगा। एक तो रिसोर्स थोड़ा भी है, सेकेंडली वो एग्जाम के साथ फिट नहीं है, बहुत सारी इररिलेवेंट चीजें भी हैं, राइट। और बहुत सारे बड़े मतलब कि लाइक आपका ना कह रहे हैं कि उनसे टाइम बड़ा वेस्ट हो जाता है। तो अगर बुक कोई अच्छी आपको लगती भी है ना, देखिए आप एक बुक से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो एक जो कंप्यूटर प्रोग्राम की इंटेलिजेंस है ना कि आपके गलत सवालों को याद रखना, मार्क क्वेश्चंस को याद रखना, साथ साथ आपको डिफरेंट वेज में लर्न कराना, ये एक्सप्लेनेशन देख लो, वीडियो लेक्चर देख लो, ये सारे के सारे प्रोसेस, बुक जो है ये बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं होती, ठीक है। बुक को पढ़ना ये एफिशिएंट नहीं है, तो उसके मुकाबले में जो टॉप रेट से, क्योंकि अगर आप बुक्स की मदद से 22,000 क्वेश्चन करने बैठोगे ना तो आप कर ही नहीं सकते, होने नहीं आपसे, ठीक है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर इंटरफेस में करते हो, ऑल टाइम क्लिक 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 आप चलते जा रहे हो, जो गलत हो रहा है आप साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते जा रहे हो, आप अटकोगे भी नहीं और बहुत सारे क्वेश्चन आप कर भी रहो। इस वक्त आपको चाहिए हाई पेस पे जो ना वो चाहिए, ठीक है। इन्होंने एक पब्लिशर्स का नाम भी लिखा हुआ है, इनका नाम स्टूडेंट का मुझे नहीं पता कि क्या है, पर ये पब्लिशर के इस पब्लिशर की जो बुक्स हैं वो क्या ठीक है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं किसी भी पब्लिशर की बुक को रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि कोई भी एग्जाम की पूरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करती, ठीक है। एग्जाम की पूरी रिक्वायरमेंट को अगर आपने फुलफिल करना है, हाँ जी दानियाल हैदर ये बात कर रहे हैं, सिटी भी साथ बता दिया करें और भी अच्छा हो जाता है। तो उसके लिए मैं आपको स्ट्रांगली topgrade.tk ही सजेस्ट करूंगा। अगर आपको मेरी बात पे बिलीव नहीं है ना, आप सिंपली ये करो, आप फ्री ट्रायल लो,
फ्री ट्रायल लेके आप साथ टेक्स्ट बुक, किसी भी बुक जो कि आपको बेहतर लग रही है ना, एमसीक्यूज की बुक, उसको ओपन करके आप उससे एक दो टेस्ट अटेम्प्ट करो और हमारे इंटरफेस से इससे अटेम्प्ट करो, यू विल क्लियरली नो द डिफरेंस के है क्या। ठीक है, इसलिए मैं यही आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है इसको वही करो। ये स्टूडेंट ने कहा कि जी ये जो पीयू सीआईटी है इसकी भी आ गई हमें दे दें। तो जो पीयू सीआईटी है इसका अलग से उनका टेस्ट होता है और ये है पंजाब यूनिवर्सिटी का बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट है। मेरे जानने वाले मेरे जितने भी स्टूडेंट्स गए हैं पीयू सीआईटी के अंदर, उन सबकी बड़ी अच्छी जॉब्स लगी हैं राइट आफ्टर देयर ग्रेजुएशन। तो उनको काम उन्होंने सिखाया भी अच्छा है, ये बहुत अच्छा एक इदारा है, इसको भी आप अपने लूप के अंदर रखो। ईकैट क्योंकि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो है उन्होंने इसको टिपिकल इंजीनियरिंग से निकाल दिया हुआ है, राइट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को कहते हैं, क्लासिक इंजीनियरिंग ये नहीं है, पर इसके लिए पंजाब यूनिवर्सिटी टेस्ट लेगी तो उसको आप जरूर दो। इसमें अगर आपका दाखिला होता है, अगर आपका इंटरेस्ट भी है, ये बहुत अच्छी एक फील्ड है। अच्छा जी, तो एक स्टूडेंट कह रहे हैं जी थैंक यू जी, यू आर मोस्ट वेलकम। उसके बाद फिर हाँ, एक और स्टूडेंट ने लिखा है कि सर नस में स्कॉलरशिप किन स्टूडेंट्स को अवेल होते हैं। अच्छा, इसमें जो स्कॉलरशिप अवेल होता है ना, इसमें खास तौर पे जब फर्स्ट टाइम आपको मेरिट स्कॉलरशिप मिलता है तो वो जिन स्टूडेंट्स का स्कोर बहुत ही अच्छा होता है ना नस एंट्री टेस्ट के अंदर, उनको वो स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं, मेरिट स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं। नीड बेस के तो और भी क्राइटेरियाज हैं, नस के अलावा और एजेंसीज भी हैं जो नीड बेस पे स्कॉलरशिप आपको दे देती है नस में पढ़ने के लिए। लेकिन नस खुद कब स्कॉलरशिप देता है, मेनली नस खुद मेनली चाहिए देता है अगर आपका एनईटी में स्कोर बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे से मुराद पता क्या है, 150 प्लस स्कोर। तो ये स्कोर को मैं कैटेगरीज में डिवाइड करता हूं कि अगर आपका स्कोर जो है ये 150 या इससे ज्यादा है, ये बहुत ही अच्छा स्कोर है, जबरदस्त स्कोर है, आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगा, आपकी मर्जी की जगह पे मर्जी की इंजीनियरिंग में दाखिला भी मिलेगा। अगर आपका जो स्कोर है नस के एंट्रेंस टेस्ट के अंदर वो 125 और 149 इसके दरमियान में है, तो आपको कहीं ना कहीं दाखिला मिल जाएगा, कहीं ना कहीं दाखिला मिल जाएगा, राइट। दाखिले से आप नहीं रहते तो ऑफ कोर्स जितने आप हायर साइड पे जाते जाओगे उतना आपको बेहतर जगह में मिल जाएगा, लोअर साइड से जाओगे तो आपको लाइक उतना लाइक कह लें कि जो लेस लाइकलीनेस जिसकी होती है स्टूडेंट्स में जिन जगहों की, वहां पे उन कोर्सेज के अंदर उन रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन के अंदर दाखिला मिलेगा। नर्स के अंदर भी ऑफ कोर्स फर्दर इंस्टीट्यूट्स है ना कई सारे, और जिनका स्कोर 125 से लेस है तो उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, राइट। उनका कहीं पे भी गॉड फॉरबिड दाखिला नहीं होना। तो ऑफ कोर्स आपका जो टारगेट होना चाहिए, हर बच्चे का टारगेट होना चाहिए कि मैंने 150 से ऊपर नंबर लेने, और ये बिल्कुल रियलिस्टिक टारगेट है। यकीन माने कि अगर आप थोड़ा सा सेंसिबल वे में, थोड़ा सा दिल लगा के अगर आप तैयारी कर लें, ये अगला एक महीना मेरे कहने के ऊपर आप लगा लें, आपका नस में दाखिला हो जाएगा, राइट। प्रोवाइडेड आप इस टेस्ट में बैठने के एलिजिबल हैं, आप नस में दाखिला आपका हो जाएगा। ओके ये एक स्टूडेंट है, ये कह रहा है कि सर नस की जो फी है वो बहुत ज्यादा है, तो फिर हम क्या करें। अच्छा, वैसे तो अब जो है ना, मतलब मैं ये भी देख रहा था कि अभी जो फी है वो इवन यूटी वगैरह की भी जो फीस है वो काफी ऊपर जा चुकी हुई है। पहले की तरह नहीं है कि पहले नस और यूटी की फीस में बहुत ज्यादा फर्क था, जैसे कहता है कि जमीन आसमान का फर्क था, अब उतना फर्क नहीं रह गया। तो अब इसीलिए अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी है, थोड़ी सी रीजनेबल अफोर्डेबिलिटी है, आई वुड सजेस्ट यू कि आप यूटी के ऊपर भी नस को प्रेफर करें। और दूसरी बात ये है कि अफोर्डेबिलिटी का बेटा इतना बड़ा मसला नहीं होता, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड बन गया बच्चों का जी कि हमने मामा मामा से पैसे लेके हमने पढ़ना है और सारा 26 साल तक हम अपने आप को छोटे छोटे बच्चे समझते रहते हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर जो बच्चे काम करते हैं वो 18 ईयर्स के बाद दे आर रिस्पांसिबल फॉर देयर ओन सेल्फ, खुद से अपने स्टडी लोन्स ले लेते हैं, अपनी साइड जॉब्स करते हैं, पढ़ते भी हैं, लोन्स भी रीपे करते हैं, वो सारा कुछ खुद ही करते हैं। अगर आप नस के अंदर किसी अच्छी सिटी के अंदर पढ़ रहे हो तो वहां पे आपके पास इवन आप कोई ना कोई छोटी मोटी साइड जॉब ले लो, इवनिंग में किसी जगह पर टीच कर लो, या कोई ना कोई ऑनलाइन कोई छोटा मोटा काम कर लो, फ्रीलांसिंग कुछ ना कुछ कर लो, तो आप एटलीस्ट इतना जरूर कर सकते हो। मुझे पता है अगर आप थोड़े से भी एक्टिव हो और थोड़े से भी कमिटेड हो तो आप पहले फीस ठीक है पेरेंट्स आपके दे दें, बाकी स्टडी आप अपनी खुद से भी कैरी कर सकते हो। अपने दिमाग के अंदर ये सोच भी पैदा करो कि आपको टोटली अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। हाँ, जितनी वो सपोर्ट दे दें, या उनको अब ये कहो कि हमारी जो रेगुलर फी है आप सेमेस्टर की वो आप लोग जमा करवा दिया करो, बाकी जो है सारा अपना खर्चा खुद ही कर लेंगे। तो ये आप बड़ा इजीली कर सकते हो। इवन कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के अंदर, जो टॉप ग्रेड के लिए काम करते हैं, जो टॉप ग्रेड के लिए काम करते हैं, हम उनको मंथली पे करते हैं, राइट। वो हमें ऑफ कोर्स जितनी सारी मैं आपको वैल्यूएबल इनपुट्स दे रहा होता हूँ, इसके पीछे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं, वो भी मुझे
तो इसके अंदर मुसलसल अपडेट्स दे रहे होते हैं, सर ये चीजें ऐसे, ये टर्न एंड ट्विस्ट ऐसे। तो हम ऑफ कोर्स अगर नस की चीज को, नस के स्केड्यूल के बारे में अगर हमने कोई अगर नस के बारे में हमने स्ट्रेटजी मेकिंग करनी है, हम नस के स्टूडेंट्स को साथ अपने लेके आते हैं, उनके साथ मीटिंग्स करके हम इसको पक्का करते हैं, भाई बेटा ये इस तरीके से ठीक है, हम बिल्कुल कंप्लीट फिर स्ट्रेटजी उनके साथ डिस्कस करके बनाते हैं। तो बहुत सारे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स जो बन रहे हैं बच्चे, और इवन कई जो बन भी चुके हैं, वो टॉप ग्रेड के साथ जुड़े हैं और वो हमारे लिए काम करते हैं, और हम उनको अच्छा रीजनेबल बहुत अच्छा पे करते हैं कि वो अपनी फीसें भी पे करते हैं, वो अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखे हुए हैं, और वो अर्न भी कर रहे हैं, वो लर्न भी कर रहे हैं, राइट। तो इस तरह से आप लोग भी, यू आर नॉट लेस, आप लोग भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। उन बच्चों को भी मैंने विजन दिया, खासतौर पर जो मेरे अपने स्टूडेंट्स थे, जिनको मैंने अपने हाथों से ट्रेन किया, मुझे पता भी था इन लोगों की क्या कैपेबिलिटीज है, उन्हीं बच्चों को मैंने अपने पास रिक्रूट भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वर्किंग सो वेल। अपनी स्टडीज के अंदर वो कहते हैं, बच्चे समझते हैं स्टडी कंप्रोमाइज होगी, वो बच्चों का ये कहना है कि सर हमारी स्टडी और अच्छी हो गई है कि हमारा जो लर्न, हम ये सीख रहे हैं कि सीखते कैसे हैं, हमें टॉप ग्रेड से विजन मिलता है कि नित नए तरीकों से पढ़ना कैसे है, लाइक जैसे स्केड्यूल अब जैसे हमने डिजाइन किया है, जिनकी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हुई है उनको खुद अपने लिए प्रायोरिटाइज करना है, और हमने अपने एग्जाम के लिए इस तरह से स्केड्यूल बनाना है, ये करना है, तो ये सारी चीजें वो अपने लिए भी सीखते हैं, राइट। तो आप लोग थोड़ा सा इसको भी अपने माइंड में रखो कि आप खुद से भी कर सकते हो। तो ये एक स्टूडेंट कह रही है कि आप अपना नाम भी अगर बता देती थोड़ा और बेहतर हो जाता। बहरहाल ये कह रही है कि कुड यू प्लीज शेयर द स्केड्यूल, आई वुड बी रियली ग्रेटफुल कि मैं स्केड्यूल आपसे शेयर करवा देता हूँ। आई वांट टू जॉइन टॉप ग्रेड फॉर श्योर, मोस्ट वेलकम। बल्कि ये नंबर आपका स्क्रीन पे गिवन है, अगर आप एक थोड़ी सी मेहरबानी करो कि आप इस नंबर पे भी यही टेक्स्ट कर दो जो आपने मुझे किया है, तो इंशाल्लाह आपको राइट अवे ये जो भी आपके कंसर्न्स हैं उनको ये एड्रेस कर देंगे, राइट। ये हमारा डेडिकेटेड रिसोर्स है, लाइक ये मेंटोर हैं, बच्चों को करियर काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, टॉप ग्रेड मेंटोर हैं। बेसिकली हमारे पास मेंटोरिंग टीम है, तो आप कॉल करते हो, आपको पूरा वो गाइड करते हैं, बेटा यहाँ पे ऐसे ऐसे, तो आपके सारे कंसर्न्स को डील करके आपको सही मैनर में फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। तो टॉप ग्रेड का जो बहुत बड़ा रोल है वो फैसिलिटेटर का है, क्या बच्चे जिस जिस जगह पे ब्लॉक हो रहे हैं, हमने वहां से उनको फैसिलिटेट करके उनको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाना। तो आप अपने फैसिलिटेटर को आप इनको मैसेज ड्रॉप कर दें, इंशाल्लाह आपको ये मिल जाएगा, स्केड्यूल मिल जाएगा और यूजर नेम पासवर्ड भी आपको दे देंगे। सर जो पहले से यूज कर रहे हैं उनको स्केड्यूल ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। जी बेटा, जो पहले से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे ऑफ कोर्स जो पेड यूजर्स हैं, तो उनको तो वो तो एंटाइटल्ड है हमारी सारी फैसिलिटीज के लिए, उनके लिए हमारी तरफ से कोई ना नए चार्जेस है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को हमने ऑलरेडी ऑन कर लिया हुआ है। आपको हम ग्रुप में भी शेयर कर देते हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी चीज रिक्वायर्ड हो, आप स्ट्रेट अवे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताओ कि जी इस नंबर से मैंने रजिस्टर किया और ये मेरा नाम है, आप ये गिवन नंबर पे व्हाट्सएप करो, तो आपको हमारे जो हमारा रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम है वहां से वेरीफाई करेंगे, और आपको सारी फैसिलिटीज जो कि जिसके लिए टॉप ग्रेडर, कोई भी टॉप ग्रेडर एंटाइटल्ड होता है, वो आपको मिलनी है, वो आपका हक है, ठीक है। तो इसके लिए बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप कॉन्टेक्ट किया करो, नो इश्यू एट ऑल, ठीक है। ग्रुप में भी आपको दे देते हैं, वैसे अगर आपको फिर भी अगर आपको कोई चीज रिक्वायर्ड है, आप वहां से वैसे ले लें, ओके। तो ये एक स्टूडेंट ने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम सर, काइंडली कंफर्म I apply for MS software engineering in NURST recently. I'm freshly graduated this month. You can tell me about MS students also or not? Can you tell about the test preparation for MS student? अच्छा बेटा, ये जो MS के स्टूडेंट्स के लिए ऑफ कोर्स फिलहाल हमने जो फोकस किया हुआ ना, हमने सिर्फ और सिर्फ अंडर ग्रेजुएट जो ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए हमने फोकस किया हुआ है, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए ऑफ कोर्स, ठीक है। तो फिलहाल हमने मास्टर्स लेवल के लिए किसी किस्म की प्रिपरेशन ऑफर नहीं की, क्योंकि हम इसको तभी ऑफर करेंगे जब हम इसके ऊपर अपनी पूरी रिसर्च मुकम्मल कर लेंगे, हमें खुद कॉन्फिडेंस होगा। हमारे पास बहुत ज्यादा डिमांड है इसकी कि मास्टर्स की भी एंट्रेंस की तैयारी शुरू करें, लेकिन हम नहीं कर पाए अभी तक, क्योंकि हमने इसके ऊपर अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं किया। तो हमारी ये टॉप ग्रेड का ये एक हमारी एक और वैल्यू है कि जब तक हम अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं करते, जब तक हम अपनी रिसर्च मुकम्मल नहीं करते, हम कोई भी प्रिपरेशन लॉन्च नहीं करते। तो बहरहाल ये फिलहाल हम आपको एमएस की तैयारी नहीं करवाएंगे। इसके बावजूद हाँ, जो गैट है, ऑफ कोर्स गैट की तैयारी हम करवा सकते हैं, जो गैट की प्रिपरेशन है ये हम करवा सकते हैं। इसके लिए आप ये गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर लें, आपको वो गाइड कर देंगे, ओके। तो ये कॉस्ट होने का, ये 28 डेज स्केड्यूल सेंड कर दे बेटा। ये मैंने जो नंबर स्क्रीन के ऊपर आपके सामने है, इस नंबर में दोबारा इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लें, आपको स्केड्यूल जो है वो मिल जाएगा। तो आर्मी इंजीनियरिंग कोर में सिविल इंजीनियरिंग होती है या नहीं? तो इसके अंदर आर्मी के अंदर आर्मी इंजीनियरिंग कोर के अंदर ये मुझे इस वक्त 100% कंफर्म नहीं है कि सिविल इंजीनियरिंग होती है कि नहीं होती, पर इसको मुझे चेक करना पड़ेगा। एक इन्फॉर्मेशन है, तो इतनी सारी चीजें होती हैं, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स टू रिमेंबर। तो अब मुझे एग्जैक्टली ये नहीं पता, जो मेरी जजमेंट है वो ये है, ये मेरी जजमेंट है।
मेरी जजमेंट है कि ये होगी। ऑफ कोर्स जो कंस्ट्रक्शंस हैं, एक बड़ा मेजर उनका पार्ट होता है। इट शुड बी देयर, इट शुड बी देयर, लेकिन इसको 100% कंफर्मेशन मैं इस वक्त नहीं कह सकता। ऑलराइट, तो ये पूछ रहे हैं मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का बताएं, शुड वी डू। जी मैकाट्रॉनिक्स इज वेरी गुड इंजीनियरिंग। मैकाट्रॉनिक्स मेरी वन ऑफ द फेवरेट इंजीनियरिंग है। वैसे भी मैकेनिकल के आगे इसकी आती है मैकाट्रॉनिक, क्योंकि लाइक जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड इंजीनियरिंग है और मैकेनिकल जो है, ये दोनों ही अपनी अपनी जगह पे भी अलग अलग भी ये बड़ी फेवरेट इंजीनियरिंग हैं। और मैकेनिकल इंजीनियर्स जो है ये वर्ल्ड वाइड ये सेकंड मोस्ट एम्प्लॉयबल इंजीनियर्स, सेकंड मोस्ट एम्प्लॉयबल इंजीनियर्स, राइट। तो मैकाट्रॉनिक्स इज रियली गुड फील्ड। अगर आप इसको कर लेते हो तो आपको जॉब मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी बेहतर होगी, राइट। तो ये अच्छी इंजीनियरिंग है, यू शुड गो फॉर इट। मेरे एक दोस्त भी थे जहां से, ही हैज आल्सो डन मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और वो अभी आर्मी में बहुत अच्छे रैंक पे है। ऑलराइट, ये इन्होंने स्क्रीनशॉट भेज दिया कि सर ये स्केड्यूल मैं कहां से ले सकता हूँ। बेटा ये जो स्केड्यूल है ये मैंने आपको स्क्रीन पे ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ ना, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें तो आपको ये स्केड्यूल मिल जाएगा, राइट। सो ये जो व्हाट्सएप नंबर आपको दोबारा ही मैं सेंड कर देता हूँ कि इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें, आपको ये स्केड्यूल जो है वो मिल जाएगा, राइट। सो और कोई क्वेश्चन है अगर किसी बच्चे का वो मेरे से पूछ लें। कह रहे हैं कि पंजाब और PUCIT एक ही दस का है। देखिए जो पंजाब यूनिवर्सिटी है ना, ये पूरी एक यूनिवर्सिटी है, ये पाकिस्तान की आप कह रहे हैं कि दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी है। सबसे बड़ी जो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद है एरिया के हिसाब से, उसके बाद फिर ये इसका नंबर आता है PU का। तो बहुत वर्सटाइल यूनिवर्सिटी है। लाहौर में इसके दो बहुत बड़े बड़े कैंपसेस हैं। इसका एक न्यू कैंपस है कैनाल रोड पे, एक ओल्ड कैंपस है नारकली वाली साइड पे। तो पंजाब यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। उसके अंदर जैसे हर यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट इदारे होते हैं ना, तो डिफरेंट डिफरेंट उसके अंदर स्कूल्स होते हैं या उसकी यूनिवर्सिटी के अंदर इंस्टीट्यूट्स होते हैं। तो इसके अंदर PUCIT जो है, यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट है, ये इसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, तो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ये एक इदारा है, राइट। ये मुझे समझ नहीं आ रही, स्टूडेंट ने लिखा है कि स्टूडेंट आईडी एंड पासवर्ड, स्टूडेंट आईडी फॉर नस्ट। बेटा ये मुझे नहीं पता कि आप क्या पूछना चाह रहे हो कि स्टूडेंट आईडी फॉर नस्ट से आपकी क्या मुराद है। लाइक आपका पूरा कंसर्न जो है मेरी समझ में नहीं आया। आप अपने क्वेश्चन को मजीद इलेबोरेट करो, फिर मैं इसको अच्छा आंसर कर पाऊंगा। इन्होंने कहा जी कि मुजफ्फरगढ़ से उमर ने पूछा है कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है अमंग्स द नस, UIT एंड पयास। तो आई वुड से कि ये वैसे तीनों ही अच्छी हैं, तीनों ही अच्छी हैं। अगर मेरे से आप पूछेंगे मैं 1 पे नस को रखूंगा, 2 पे प्यास को और 3 पे UIT को रखूंगा। मेरी पर्सनल जो मेरी लाइकलीनेस है वो इस तरह से है, राइट। तो ऑफ कोर्स इसमें इट्स अबाउट द एनवायरनमेंट एज वेल, लर्निंग कल्चर एज वेल। तो ये जो है नस का जो लर्निंग कल्चर है, एनवायरनमेंट है, एडवांस है, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बहुत ज्यादा, तो ब्रिलियंट पीपल, फैकल्टी बहुत अच्छी है। ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट ज्यादा अपग्रेडेड है। तो नस्ट नंबर 1, नंबर 2 पयास एंड नंबर 3 UIT, मैं इसको इस तरह से प्रायोरिटाइज करूंगा। ये एक बच्चे ने उर्दू में इसने बड़ी लतीफ और कसीफ उर्दू में लिखा है, बहुत शुक्रिया सर, मताए उलूम और आपके लुत्फ़े अमीम से आ गई के दरीचे वाह होते हैं सिपासगुजार। राइट, तो बड़ी कसीफ किस्म की उर्दू में इस बच्चे ने लिखा है। इनकी उर्दू बहुत अच्छी है। ये जंग से है, इनका नाम मुझे नहीं पता कि क्या है, पर जंग से ये स्टूडेंट है, CD इनका ऊपर आ रहा है ये। एनीवे जी, थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को कुछ बेनिफिट होता है बिकॉज ऑफ माय डिस्कशंस। और एक चीज और, इंशाल्लाह मैं अभी कुछ अरसे के बाद ना एक फाइनल इंस्ट्रक्शंस का एक अलग से एग्जाम लूंगा, जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है वो उस एग्जाम के अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको ये इंस्ट्रक्शंस देनी है कि जो भी आपके पास नॉलेज और स्किल्स हैं उनके साथ आपने दाखिला कैसे लेना है, या उनके साथ आपने एंट्री टेस्ट में बैठ के आपने स्कोर कैसे करना है। सिर्फ एंट्री टेस्ट की इंस्ट्रक्शंस कि एग्जाम सेंटर में पहुंचने से लेके, बल्कि एग्जाम सेंटर से पिछली जो रात है आप उस रात को घर में क्या तैयारी करनी है, फिर आपने एग्जाम सेंटर कब पहुंचना है, वहां जाके फिर क्या क्या काम करने हैं और क्या क्या नहीं करने कि आपका बेहतरीन स्कोर आ जाए। ये मेरा एक लेक्चर होता है फाइनल इंस्ट्रक्शंस का। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों का एक फाइनल इंस्ट्रक्शंस का भी एक लेक्चर लूंगा। तो फाइनल इंस्ट्रक्शंस का भी एक लेक्चर लूंगा, तो उसके अंदर जो आप लोग इंशाल्लाह आपको मैं और ज्यादा इक्विप कर दूंगा विद हाई स्कोरिंग स्किल्स एग्जाम में बैठ के। एक और स्टूडेंट है, आपने अपना नाम नहीं बताया, डू यू हैव बायो साइंस स्केड्यूल। तो हमने बायो साइंस का अलग से स्केड्यूल नहीं बनाया, ठीक है। फिर भी अगर आपने
बायो साइंस को ज्वाइन करना है, इसमें ऑफ कोर्स बाकी तो स्केड्यूल सेम रहेगा सब्जेक्ट्स का, तो बायो का चेंज होगा, तो बायो का भी हम इसको जल्दी से बना भी सकते हैं। आप रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देना। तो मे बी क्योंकि जो नस के लिए हम ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, तो फिर भी अगर आपको रिक्वायर्ड है तो हमारे जो एकेडमिक्स कोऑर्डिनेटर है मिस्टर मोहम्मद अली, वो आपको इसको जनरेट कर देंगे इंशाल्लाह। हमारे लिए मसला नहीं है, हमारे स्केड्यूल भी अब ऑटोमेटिक वे में भी जनरेट होते हैं, तो हमने इसको काफी सारा क्विकली जनरेट करना सीख लिया हुआ है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ओके, ये उमर मुझे मुजफ्फरनगर के सिर्फ क्या एनआईटी मुल्तान में कंडक्ट नहीं होता, इस्लामाबाद, जी आपको इस्लामाबाद ही जाना पड़ेगा बेटा, इस्लामाबाद में ही नस का सेंटर है, वहीं आपको जाना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि सर पंजाब यूनिवर्सिटी के मुतालिक जामा लेक्चर भी होना चाहिए, रजा हैदर ने कहा है जंग से, तो इंशाल्लाह पंजाब यूनिवर्सिटी से रिलेटेड भी मैं कोशिश करता हूँ। अभी जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ कि डिफरेंट एड्स आ रही हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में, मैं आपको मतलब कि हमेशा कोशिश करता हूँ। पहले मैंने जैसे यूडी के बारे में बताया था, अब मैंने नस के बारे में बता दिया है, अभी आगे बढ़ते हुए ठीक है पंजाब यूनिवर्सिटी को मैं अपनी प्रायोरिटी में लेके आता हूँ, फिर इस तरह से कास्ट को जीके वगैरह को मैं एक एक करके डिस्कस कर दूंगा, तो इंशाल्लाह आपको इससे रिमार्केबल बेनिफिट होगा उन सेशन से भी। तो डेफिनेटली आई पुट इट इन माय स्केड्यूल, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के रिलेटेड भी इसको मैं अपने स्केड्यूल में डाल देता हूँ। तो ये इन्होंने कहा है कि एयर यूनिवर्सिटी के टेस्ट का कुछ बता सकते हैं जी। एयर यूनिवर्सिटी के अंदर जो एडमिशन लेना है वो रिलेटिवली थोड़ा इजियर है, वो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। लाइक अगर आप केवल कह लें कि 70% मार्क्स भी हैं, 70-75%, तो आपका एयर यूनिवर्सिटी में अच्छे डोमेन में आपका जो एडमिशन है वो हो जाता है। तो इसका जो टेस्ट है उसका जो कंटेंट है वो भी इससे कंपेरेबल ही है। लाइक अगर आप समझ लें नस के टेस्ट की तैयारी करते हो तो समझ लें कि एयर यूनिवर्सिटी के टेस्ट की तैयारी आपकी बाय डिफॉल्ट हो गई है, उसके लिए आपको कोई ज्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं। अगर आप नस के टेस्ट की तैयारी कर लेते हो तो एयर यूनिवर्सिटी की सारी तैयारी उसके अंदर ही शामिल है, सिर्फ उसका फॉर्मेट वगैरह अलग से आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन जो है वो तैयारी उसकी सेम है। ये स्टूडेंट है, ये मुझसे रिक्वेस्ट कर रही है कि सर स्केड्यूल जनरेट कर सकते हैं। ओके, आप मेरे से सेशन के बाद कांटेक्ट करना, तो आई डिस्कस विद यू एग्जैक्टली आपकी क्या रिक्वायरमेंट, आप किस कोर्स में जाना चाह रही हो। आई थिंक आपका नाम शायद अभी आ रहा था, इसके ऊपर मरियम है, तो किस कोर्स में जाना चाह रहे हो उसके मुताबिक फिर मैं आपका स्केड्यूल भी जनरेट करा देता हूँ। दैट्स नॉट एन इशू फॉर मी, ठीक है। इंशाल्लाह आई ट्राई बेस्ट कि आपका स्केड्यूल जनरेट कर। ये कह रहे हैं कि नंबर नहीं आ रहा, इस रिस्पांस नहीं आ रहा है इस नंबर से, तो इसका ये है कि ऑफ कोर्स एकदम से बहुत सारे स्टूडेंट्स से कांटेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो कभी वो कॉल पे कभी व्हाट्सएप पे, वो खासा एकदम से जो नंबर है वो बिजी हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा वेट करें। ये फॉर श्योर आप सब लोग को रिस्पॉन्ड जरूर करेंगे, ऐसी बात नहीं रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, ये आपको जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे मुझे यहाँ पे भी भेजे हुए हैं, रिक्वेस्ट भेजी हुई है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। बल अभी मेरे ख्याल में सभी मोस्टली बच्चों ने मुझे इसके अंदर मैसेजेस भेज दिए हैं ऑलरेडी व्हाट्सएप पे, तो मैंने उनको आंसर भी कर दिया। इन सबको मैं अगर पढ़ने बैठूंगा अभी बहुत सारा टाइम लग जाएगा, तो इतना टाइम मेरे पास है भी नहीं। तो अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो, अगर अभी तक मैंने आपको क्वेश्चन को आंसर नहीं किया आई विल आंसर इट इंशाल्लाह जी। ये कह रहे हैं कि नस्ट और प्यास क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं? ये सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, ये प्योरली प्राइवेट नहीं है, सेमी गवर्नमेंट है, राइट। ये कह रहे हैं कि मेरा मंथ जो है ये 10th ऑफ अगस्त को खत्म हो जाएगा, तो क्या 10th को दोबारा फी जमा करवानी होगी? तो बेटा ये जो ना आप इनसे डिस्कस करो, ये जो नंबर मैंने आपको दिया हुआ है, तो जब तक मेरा ख्याल है अगर आपने फुल सब्सक्रिप्शन बाय की थी, अगर आपने मंथली नहीं बाय की, अगर आपने मंथली सब्सक्रिप्शन बाय की है फिर दोबारा करवाना पड़ेगा। अगर आपने फुल सब्सक्रिप्शन बाय की है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको दोबारा पे नहीं करना पड़ेगा जी। वालेकुम अस्सलाम। कंप्यूटर साइंस के लिए कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी है और सीएस की डिमांड और स्कोप क्या है पाकिस्तान में? कंप्यूटर साइंस के लिए भी अगेन आई रिकमेंड जीकी, आई रिकमेंड नस्ट, आई रिकमेंड फास्ट एज वेल, इवन एयर यूनिवर्सिटी इज गुड, राइट, कॉमसेट इज आल्सो गुड, तो इवन पंजाब यूनिवर्सिटी इज वेरी गुड। इसमें अगर टॉप ऑफ द लाइन में से आप पूछें, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहें तो आई वुड से कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी को प्रेफर करें, और अगर आप अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहें तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जो है वो प्रेफर करें इसको, नस्ट को, जीकी को और फास्ट वगैरह को प्रेफर करें, राइट। लेकिन सीएस का कोर्स स्कोप है, अभी आगे बढ़ते हुए तो बहुत ज्यादा डिमांड है सीएस के लोगों की, खासतौर पे वो लोग जिनको काम आता है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे, बहुत सारे इंजीनियर्स आपको ऐसे मिलते हैं जिनके पास डिग्री है लेकिन जिनको काम नहीं आता, वो जॉबलेस फिर रहे होते हैं। ट्रू सेंस में अगर आपने कोई भी इंजीनियरिंग की हुई है और आपको आपका काम बहुत अच्छे तरीके से आता है, बिलीव मी आप जॉबलेस नहीं रहते, ठीक है, आपको स्ट्रेट अवे जॉब मिल जाती है। इवन एक ऐसी इंजीनियरिंग जो कि पब्लिक की नजर में बिल्कुल गई गुजरी इंजीनियरिंग होती है, अगर आपने वो भी की हो और आपने आपको काम आपका अच्छा आता हो ना,
ऐसा आता हो कि आप जैसा काम कोई ना कर सके, तो जॉब आपको फॉर श्योर मिलने मिली। देयर इज ऑलवेज रूम एट द टॉप। क्या अच्छे लोगों के लिए हमेशा स्पेस रहती है, किसी फील्ड में जितनी मर्जी सैचुरेशन हो जाए, अच्छे लोगों की स्पेस हमेशा रहती है। ठीक है, फिर भी कोशिश हमें करनी चाहिए कि हम बिला वजह कंपटीशन में ना जाए, हम ऐसे रास्ते तलाश करें जिसके अंदर हम बहुत ज्यादा कम्पीट किए बगैर भी हम एक्सेल कर पाए, खासतौर पे व्हेन इट कम्स टू चूजिंग द फील्ड। तो ये उमर का फीडबैक आया जी कि आज का सेशन बहुत बहुत अच्छा था, बहुत कुछ सीखा। जी थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह होप के आने वाले सेशंस के अंदर भी आप ऐसे लर्निंग को एंजॉय करेंगे। डू लेट मी नो, आप में से जब भी सारे बच्चे आप लोगों में जीसीस का भी एडमिशन हो, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये होगी इस साल कि मैं एडमिशन के बाद भी, जब बच्चों के एडमिशन हो जाएंगे, तो एडमिशन के बाद अब वहां पे यूनिवर्सिटी में जाके आप लोगों ने कैसे कैसे मैनेज करना है खुद को, लाइक तो उसके अंदर हमारे जो यूनिवर्सिटीज के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उनके साथ भी हम आपको लिंक कर सकते हैं, ताकि वो आपको इनिशियल डेज में हेल्प आउट कर दें अपनी स्टडी से रिलेटेड। इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टॉप ग्रेड की एक कम्युनिटी जबरदस्त किस्म की डेवलप की जाए पूरी कंट्री में। जो टॉप ग्रेडर्स जो सारे के सारे एक दूसरे को हेल्प करें, और सारे टॉप ग्रेडर्स मिल के एक दूसरे की किस्मतों को भी बदलें और इस मुल्क की फेट को भी चेंज करें। तो यही हमारा मिशन है कि वी वांट टू ब्रिंग रेवोल्यूशन इन द कंट्री थ्रू एजुकेशन। हम तालीम के जरिए इनकलाब लाना चाहते हैं, यही टॉप ग्रेड का मिशन है, इसी एम के साथ इसको मैंने बनाया है। तो इंशाल्लाह हम अपनी कम्युनिटीज को और बिल्ड करेंगे, और आप लोगों को जिस भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में आप जाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि अपने रिसोर्सेज जो हम आपके ऊपर ओपन करें वहां के भी, और आपको मजीद हम हेल्प आउट करें वहां पे आपकी इवन एडमिशन के बाद भी स्टडीज के अंदर। और खुद मैं आपके वेबिनार्स भी दूंगा, जिसमें आपको मैं यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर किस तरीके से आप लोगों ने खुद को मैनेज करना है, लेके चलना है, अपने एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करने हैं, फ्रेंड्स कैसे रखने हैं, हॉस्टल के अंदर कैसे रहना है, टीचर्स के साथ कैसे बर्ताव करना है, सारी चीजें इंशाल्लाह आपको मैं सिखाऊंगा। नर्स की सेमेस्टर फी जो है वो सीएस के अगर पर मंथ डिवाइड करें तो कितनी बन जाती है, बड़ा फी जो है ये आपको चेक करनी पड़ेगी वेबसाइट से, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन कोई बहुत हाई फाई नहीं है। मुझे इतना पता है कि बहुत ज्यादा फीस नहीं है इसकी। लाइक ये मंथली अगर बनती होगी तो मोस्ट प्रॉब्ली शायद ये कोई 15-20 हज़ार की रेंज में बन जाती होगी, बहुत हाई में फीस नहीं है इसकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बेटा आप अपना क्वेरी भी जब राइट डाउन कर लें तो और बेहतर हो जाएगा। जी ओके जी, उन्होंने अच्छा फीडबैक दिया है इसने, रजा हैदर ने। वाह लेक्चर्स आगाही के साथ उम्मीद के तैयारों की जानब तहरीक भी देते हैं, पूरी उम्मीद और फिक्र अंगेज। ऑफ कोर्स आई एम ऑप्टिमिस्टिक। मैं हमेशा मुश्किल हालात का डट के मुकाबला करने का कायल हूँ, और मैं खुद भी ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं लोगों को भी उम्मीद देता हूँ, मैं खुद भी मोटिवेटेड हूँ, लोगों को भी मेरी कोशिश होती है मैं मोटिवेट करूँ, और खुद भी मैं स्ट्रगल करता हूँ, मैं लोगों को भी हमेशा स्ट्रगल की दावत देता हूँ कि बेटा आप लोग भी स्ट्रगल करो, क्योंकि दैट्स व्हाट रियली मेक्स द डिफरेंस। सो दिस इज माय मिशन यू कैन से। तो आपको मेरे काम के अंदर, मेरी स्पीचेस के अंदर मैंने अपना बताया ना, मेरा पैशन फॉर एजुकेशन, ये आपको नजर आएगा। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द पैशन, क्योंकि मैंने एक ऐसी फील्ड के अंदर हूँ जहाँ पे मुझे काम करना पसंद है, इसलिए लाइक यू कैन से कि ऑटो ये मैं करता नहीं हूँ, ये खुद ब खुद हो जाता है। एक और स्टूडेंट का फीडबैक आया, यू आर अमेजिंग, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। गागी जी कमाल का लेक्चर दिया आपने और इंफॉर्मेशन आपने दी बहुत ज्यादा, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम सर, नस्ट में आर्मी सीट पे एडमिशन के लिए मिनिमम कितना स्कोर होना चाहिए? आई वुड से 150, 150 प्लस, 150 से ज्यादा नंबर आपके होने चाहिए। एनी चांसेस ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर बीइंग ऑनलाइन? अगर आप पर्सनली मेरे से पूछें एज अ डॉक्टर, अगर मैं इसको थोड़ा सा प्रेडिक्ट करूं, मेरा जाती ख्याल ये है कि हो सकता है कि इनिशियल कुछ जो टाइम है वो आपका थोड़ा सा ऑनलाइन गुजरे, वो आपको ऑनलाइन एंगेज कर लें, लेकिन आपका जो मेजर चंक है इसका होपफुली होपफुली अल्लाह ताला खैर वफियत रखे हमारे मुल्क के अंदर, तो होपफुली वो आप इंशाल्लाह यूनिवर्सिटीज के अंदर जाके ही आप अटेंड करेंगे। अभी भी टेंटेटिवली कहा जा रहा है कि 15 सितंबर से इदारे खोल रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ये मिड सितंबर के बाद और भी ज्यादा इस चीज के अंदर क्लैरिटी आ जाएगी। ओके ये स्टूडेंट हैं, आई एम एन ए लेवल स्टूडेंट एंड हैव अ सेट स्कोर ऑफ 2360, वेरी गुड, टू हैव अ चांस इन नॉट फॉर सेट नेशनल सीट। तो बिल्कुल आपकी जो ना सेट नेशनल सीट में आपके जो चांसेस हैं दे आर देयर ऑफ कोर्स, तो आप उसमें सेट बेस पे जरूर अप्लाई करें, सेट बेस जरूर अप्लाई करें, आपका सेट का स्कोर बहुत अच्छा है, ठीक है, तो आपका बिल्कुल दाखिला हो सकता है सेट की बेस पे। आप अपना नाम भी अगर बता देते और भी ज्यादा बेहतर हो जाता। एनीवेज आप जरूर सेट की बेस पे जरूर अप्लाई करें।
और अगर कोई क्वेश्चन है किसी बच्चे का, ये अब्दुल्ला सुहेल है, अब्दुल्ला सुहेल वेल डन, सेट में ऑलरेडी अच्छा स्कोर किया है। तो अब इसके लिए ना इनकी वेबसाइट के ऊपर एक पेज भी है, नस की वेबसाइट के ऊपर एक पेज है जिसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि सेट की बेस पे किस किस तरीके से दाखिला हो सकता है। जो लोकल कैंडिडेट्स हैं, जिनके पास सिंगल नेशनैलिटी है, जिनके पास डुअल नेशनैलिटी है, वो सबका उन्होंने वहां पे अलग अलग बताया होगा, ठीक है। तो वो एक टेबल बना हुआ, उस टेबल को आप देख लें, आपको काफी क्लैरिटी के साथ इसका जो वो जवाब मिल जाएगा। बहरहाल आप इसमें जरूर अप्लाई करें सेट की बेस पे, अगर आप पाकिस्तानी नेशनल है या फॉरेन नेशनल है, दोनों सूरतों में आपका दाखिला बहरहाल नस्ब में हो सकता है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि एनईटी देना चाहिए, देने में हर्ज नहीं है, मे बी थ्रू एनईटी यू डू इवन बेटर, ठीक है। एग्जाम देने में कोई हर्ज नहीं है, एटलीस्ट यू विल गो देयर, यू विल लर्न समथिंग, यू विल गेट सम एक्सपोजर, राइट। तो इट्स गुड टू अपीयर इन द एग्जाम, ठीक है। सर सीट से क्या मुराद है, मैं रजा आपकी बात को समझा नहीं हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा सा आप रीफ्रेज करें अपने क्वेश्चन को ताकि मैं इसको बेहतर अंडरस्टैंड कर पाऊँ। जी ओके, जज़ाकल्लाह जी, वेलकम। So I hope that you have enjoyed the process of learning with me. So may Allah bless you all. अच्छा SAT, okay. नेक्स्ट SAT से क्या मुराद है? SAT बेटा टेस्ट होता है जिसका नाम है Scholastic Aptitude Test। तो इसके अंदर जो है ना ये लाइक ये एक टेस्ट होता है, इवन ये टेस्ट मोस्ट कॉमनली पूरी दुनिया में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के अंदर दाखिले के लिए ये एक इंटरनेशनल एंट्री टेस्ट होता है, जनरली स्पीकिंग। स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट है, लाइक आप चाहते हो अपने अमेरिका में किसी यूनिवर्सिटी में या यूके में या ऑस्ट्रेलिया में किसी यूनिवर्सिटी में आप दाखिला लेना चाह रहे हो, तो बड़ी सारी यूनिवर्सिटीज जो अपने इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स वगैरह के अंदर आपको सेट की बेस पे एडमिशन भी देती है, स्कॉलरशिप भी देती है। तो सेट कोई भी बच्चा चाहे तो सेट में बैठ सकता है। तो सेट का कॉन्सेप्ट जो पेपर होता है, इसका जो एंट्री टेस्ट होता है वो हाईली कॉन्सेप्चुअल होता है, राइट। इसके टोटल 2400 नंबर होते हैं। तो सेट इज अ यूनिवर्सल एंट्री टेस्ट जो कि डिफरेंट इदारे इसको एक्सेप्ट करते हैं फॉर गिविंग यू एडमिशन। इवन पाकिस्तान के अंदर भी देखो कि सेट जिसने दिया हुआ है उसको पाकिस्तान भी एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है जी आप सेट के थ्रू हमारे पास आके दाखिला ले लो। बड़ा ये वैलिड एक एंट्री टेस्ट होता है यूनिवर्सल। Okay, so that's all for today. I hope that you have enjoyed the process of learning with me. Thank you very much. May Allah bless you all.